तो प्लूटो वाज अ ग्रीक फिलोसफर। ये सुकरात के शिष्य थे। बाद में सुकरात को जब मौत हो जाती है, सुक्रेटिस की डेथ के बाद में प्लूटो ने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। ये पहले राजनीति में जाना चाहते थे, राजनीति के बाद में उन्होंने उस विचार को त्याग दिया और उसके बाद में इन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कुछ संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए और जो मोरल थॉट है समाज के अंदर उनका विकास करने के लिए मुझे आगे आना चाहिए। जो सोक्रेटिस ने वैल्यूज बताई, वर्च्यूज बताए हैं, उनका बेहतर इंटरप्रिटेशन प्लूटो के द्वारा किया गया है। और प्लूटो ने बहुत सारी संस्थाएं बनाई, जैसे जिम्नेजियम बनाया प्लूटो ने। आजकल हम लोग बोलते हैं बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं हम लोग, तो ये जिम है सबसे पहली बार जिसने बनाया, प्लूटो ने बनाया था जिम। वहां पे दिमाग का विकास किया जाता था और फिजिकली भी विकास होते थे। बाद में हम लोगों ने क्या थॉट बना लिया कि जिम के अंदर केवल बॉडी बिल्ड बनती है, हमारे दिमाग चाहे खाली रह जाओ। वास्तविक जिम्नेजियम वो है जहां पे आपकी बॉडी बिल्ड भी बने और मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़े। दोनों जरूरी होता है, फिजिकली फिट एंड मेंटली टफनेस जरूरी होती है। ये जिम्नेजियम के अंदर बनती है। तो पहला जिम्नेजियम जिसने खोला था, प्लूटो ने खोला था। इसके अलावा जो अकेडमी है वो भी प्लूटो ने खोली। तो जिम्नेजियम भी प्लूटो का, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जिम, और एकेडमी अलग अलग नाम हम लोग देखते हैं कि इसका नाम ये एकेडमी, कैमरल एकेडमी, और भी बहुत सारी एकेडमियां। तो एकेडमी पहली बार बनाई थी प्लूटो ने। उसका सिंपल सी जो जो जहाँ पे ये पढ़ाया करते थे या संस्था थी, उसका नाम ही एकेडमी है। बाद में अलग अलग जो भी संस्थाएं बनती गई उनके पीछे एकेडमी नाम जोड़ दिया गया। जो रिपब्लिक किताब है वो प्लूटो ने लिखी। जो लॉज वर्ड है वो प्लूटो के द्वारा लाया गया। प्रोटेगोरस प्लूटो के द्वारा लिखी गई। तो बहुत सारी चीजें प्लूटो ने, किताबें भी लिखी, थॉट भी दिए, संस्थाएं भी बनाई, और इन संस्थाओं को आगे चलकर हमारे द्वारा पढ़ा जाता है। तो प्लूटो के जो थॉट थे वो सारे व्यवस्थित थॉट हैं, मोरल थॉट हैं, फंडामेंटल थॉट हैं। ज्यादा नैतिकता की तरफ लेके जाते हैं, ज्यादा आइडियलनेस की तरफ लेके जाते हैं, व्यवहारिक ज्यादा है, ये लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। हमारे जो कोर्स है उसके अंदर है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें जो प्लूटो की काम में आ सकती हैं वो अपने को देखनी है। जो बेसिकली क्रिश्चियन धर्म होता है उसमें 7 कार्डिनल वैल्यूज होती है, 7 कार्डिनल वैल्यूज या वर्च्यूज, 7 वर्च्यू होती है। जो इन 7 वर्च्यू को फॉलो करता है वो एक ईसाई है, और इन 7 वर्च्यूज को फॉलो करने वाले बाद में वहां के संत बन जाते हैं। तो संत है उनके लिए है। सामान्य जो लोग हैं उनके लिए 4 कार्डिनल वैल्यूज बताई गई है, कार्डिनल वैल्यूज और वर्च्यूज ये बताई फिर प्लूटो ने। कहा कि एक कॉमन व्यक्ति होता है उसमें कम से कम 4 कार्डिनल वैल्यूज होना चाहिए, और जब वो 4 कार्डिनल वैल्यूज का सद्गुणों का विकास कर लेता है उससे उसकी व्यक्तित्व में पूर्णता आती है। उससे बहुत सारे एक जीवन समृद्धशाली बन जाता है, उसका जीवन कल्याणकारी बन जाता है, खुशियों से भर जाता है। इसके लिए प्लूटो ने यह सिद्धांत दिया था। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल वैल्यूज बाय प्लूटो। प्लूटो का न्याय गुण नहीं, सद्गुण सिद्धांत लिखो। प्लूटो का सद्गुण सिद्धांत, कार्डिनल वैल्यूज कॉन्सेप्ट, कार्डिनल वर्च्यू और वैल्यूज मूल्य। तो सद्गुण सिद्धांत होता है वो सिद्धांत दिया प्लूटो ने। पहले सद्गुण सिद्धांत तो दे दिया था सोक्रेटिस ने, बाद में इसको कार्डिनल वैल्यूज पे लेके आए प्लूटो। प्लूटो ने कहा कि नैतिक आचरण के आधार पे व्यक्ति में 4 मूलभूत कार्डिनल वैल्यूज होते हैं, ये 4 मूल सद्गुण होते हैं। तो 4 मूल सद्गुणों का कॉन्सेप्ट दिया है प्लूटो ने। 4 कार्डिनल वैल्यूज हैं, 4 सदमूल सद्गुण है। 4 मूल सद्गुणों की बात करते हैं प्लूटो। अब वो कौन कौन से सद्गुण हैं? पहला सद्गुण है विवेक, दूसरा है साहस, तीसरा है
संयम। तो बताते जाओ, मूल सद्गुण, सद्गुण, कार्डिनल वैल्यूज या वर्च्यूज। फर्स्ट कौन सा? विवेक। विवेक को इंग्लिश में विजडम या प्रूडेंस बोल देंगे, विजडम या प्रूडेंस। नेक्स्ट वाला साहस। साहस को बोलते हैं करेज, करेज या फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड। तीसरा संयम, पेशेंस, ये इसको कहा जाएगा टेम्परेंस, टेम्परेंस। चौथा सद्गुण, जिनमें ये तीनों सद्गुण आ जाते हैं वो बन जाता है फिर न्याय सद्गुण, दैट इज जस्टिस, जस्टिस। इन चार कार्डिनल वैल्यूज की बात की गई है प्लूटो के द्वारा। ये चार मूल सद्गुण बताए हैं व्यक्ति के। और जीवन को अगर बेहतर बनाना है, नैतिक आचरण करना है, तो नैतिक आचरण के मूलभूत चार सद्गुण हैं, विवेक, साहस, संयम और न्याय। विजडम, करेज, फोर्टिट्यूड, पेशेंस या टेम्परेंस, और लास्ट है जस्टिस, जो व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक है, विच आर नेसेसरी फॉर द सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड स्टेट। व्यक्ति को अगर नैतिक आचरण करना है, मोरल हमारा बिहेवियर रहे, उसके लिए चारों के चारों गुण हमारे में होने आवश्यक हैं। जब तक हम में ये चारों सद्गुण, ये कार्डिनल वैल्यूज नहीं होंगे, वी कैन नॉट बिहेव इथिकली और मोरली। हमारा व्यवहार नैतिक और मोरल नहीं होगा। इसलिए हमारे में ये चारों के चारों सद्गुण होने जरूरी हैं। होंगे कब ये? जब हमें पता लगेगा कि कुछ सद्गुण होते हैं, और ये बताने के लिए कौन आए? प्लूटो आए। फिर अपने को ये पता लगना चाहिए कि वास्तव के अंदर ये चारों सद्गुण है क्या। किस चीज को हमारे द्वारा विवेक कहा जाए, किस चीज को हमारे द्वारा साहस कहा जाए, किसको संयम कहा जाए, किसको न्याय कहा जाए। व्हाट इज विजडम, व्हाट इज टेम्परेंस, व्हाट इज करेज एंड व्हाट इज जस्टिस। ये चारों की चारों चीजें जाननी हमारे लिए जरूरी होता है। लोगों से समाज बनता है और समाज से राज्य बनता है। पहले क्या होते हैं? पीपुल, पीपुल से सोसाइटी बनती है और सोसाइटी से स्टेट बनता है। पीपुल से स्टेट बनता है, यानी कि राज्य में अगर शांति बनाए रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट जरूरी है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द स्टेट जरूरी है, जब राज्य की विकास और वृद्धि जरूरी है, उसके लिए वहां के व्यक्तियों का नैतिक होना जरूरी है। जब व्यक्ति नैतिक होंगे तो समाज नैतिक होगा, और जब समाज नैतिक होगा तो राज्य नैतिक होगा। When the individuals are moral, then the society would be moral. When society moral, then state will automatically be moral. तो ये सबका संबंध आपस में जुड़ा हुआ होता है। इस मोरालिटी के लिए हमारे को चार सद्गुणों का हमारे अंदर विकास करना जरूरी है। ये चार सद्गुण आ जाते हैं, विजडम, अगेन करेज, देन टेम्परेंस, देन जस्टिस हो जाता है। फिर वन बाय वन हमारे को देखना होगा कि किस किस के लिए कितना जरूरी है। पहले ये जरूरी है व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति के संबंध में सद्गुण सिद्धांत कि जो पर्सन होता है, कार्डिनल वर्च्यूज और कार्डिनल वैल्यूज कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द इंडिविजुअल। व्यक्ति में किस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के संबंध में मूल सद्गुण, कार्डिनल वर्च्यूज रिगार्डिंग इंडिविजुअल। कि अगर व्यक्ति को हमारे को सद्गुणी बनाना है तो व्यक्ति के अंदर क्या क्या कार्डिनल वैल्यूज होने चाहिए, व्यक्ति के कल्याण व आनंदमय जीवन के लिए प्लूटो ने मुख्य सद्गुणों की वांछनीयता बताई है। कार्डिनल वैल्यूज आर नेसेसरी फॉर द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अगर व्यक्ति के जीवन के अंदर मूलभूत सद्गुण नहीं है तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता तो उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आ सकती, खुशहाली नहीं आ सकती तो उसका जीवन कभी भी हैप्पीनेस नहीं होगा, यानी उसके जीवन में खुशी नहीं आएगी। पहले क्या होता है, कल्याण आता है, कल्याण के बाद में खुशहाली आती है, खुशहाली जब आती है तो
अल्टीमेट वास्तविक खुशी आती है। और यहाँ पे लेके क्या आनी है? वास्तविक खुशी लेके आनी है, समाज को नैतिक बनाना है। उसके लिए व्यक्ति के स्वभाव की बात की गई है। अब इंडिविजुअल का स्वभाव होगा, उसी अकॉर्डिंग वो नैतिक बन पाएगा। अगर स्वभाव को हम लोग नहीं पहचान पाए तो उसको नैतिक बनाए कैसे, ये हमारे साथ में दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले व्यक्ति का स्वभाव को जानना जरूरी होता है। जैसे प्लूटो के अनुसार जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो 3 प्रकार के पक्षों से निर्धारित होता है। द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल इज डिजाइंड बाय 3 एस्पेक्ट्स। ये 3 गुणों, 3 पक्षों के आधार पर यह निर्धारित होता है। 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष नेचर ऑफ इंडिविजुअल, नेचर ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ एस्पेक्ट्स, यानी कि जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो 3 पक्षों पे निर्धारित होता है। कौन कौन से पक्ष हैं 3 जिन पे व्यक्ति का आचरण और नेचर निर्धारित है? पहला पक्ष लिखो, एस्पेक्ट्स। पहला पक्ष, पहला कौन सा है? बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि का बराबर क्या होता है? इंटेलिजेंस। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होता है। बुद्धि के बाद में दूसरा संवेग। संवेग मतलब इमोशन, इमोशन। तीसरा क्या होता है? इच्छा, डिजायर, इच्छाएं, इच्छाएं, डिजायर, डिजायर। ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे स्वभाव के। पहला इंटेलिजेंस, सेकंड वन इज इमोशंस, थर्ड वन इज डिजायर्स। इनके आधार पे ही हमारा व्यवहार निर्धारित होता है और हम लोग इसी प्रकार से गाइडेड होते हैं। जो ये वाला जो पक्ष है, बुद्धि वाला पक्ष, ये कौन सा है? नॉलेज बेस्ड, नॉलेज एस्पेक्ट है ये, नॉलेज एस्पेक्ट। ये कौन सा एस्पेक्ट है? संवेग वाला, इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट। और इच्छाओं वाला एस्पेक्ट वासना, सेंसुअल एस्पेक्ट है, सेंसुअल एस्पेक्ट। ये 3 चीजें यहाँ पे व्यक्ति के स्वभाव में आती है। पहला बताओ, बुद्धि। बुद्धि कैसे डेवलप होती है? जब नॉलेज होता है, जब हम लोग को इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेते हैं, प्रोसेस करने के बाद में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस्ड वे में, बेटर वे में यूज करना ही ज्ञान है। दैट इज नॉलेज। नो हाउ टू डू, हाउ टू यूज द इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है? नॉलेज होता है। और नॉलेज जिसका डेवलप होता है, जिसमें ज्ञान है, उसकी बुद्धि का विकास हुआ होता है। जिसको ज्ञान होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका आचरण निर्धारित होता है। ज्ञान का ये भाव होता है। जैसे कि एक बार कुरु साम्राज्य की सभा के अंदर एक घटना घटती है। उसमें ये निर्धारित किया जाता है कि जो व्यक्ति बेहतर न्याय करेगा उसको कुरु साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। तो न्याय करने के लिए पहले दुर्योधन को बुलाया जाता है, दुर्योधन के द्वारा न्याय कर दिया जाता है। बाद के अंदर बुलाया जाता है युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर के सामने 4 व्यक्ति लाए जाते हैं, एक शूद्र है, एक वैश्य है, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है। और चारों ने एक ही अपराध किया है, हत्या का अपराध किया है। उसके बाद में युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि इनके लिए सजा निर्धारित करो। दुर्योधन ने तो बोल दिया था चारों को मार दो, एक बात कह के चला गया कि 1 टाइम न्याय कर देता हूं, कोई डिफरेंस नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि जो शूद्र है उसको 4 वर्ष का कारावास दिया जाए, जो वैश्य है उसे 8 साल की पनिशमेंट दी जाए, जो क्षत्रिय है उसे 16 साल का सश्रम कारावास दिया जाए, और जो ब्राह्मण है उनका निर्धारण आचार्य कृपाचार्य करेंगे। और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण में ज्ञान था, उसे ये पता था, क्योंकि ब्राह्मण मतलब ही होता है ज्ञान। उसे पता था मैं किसी की हत्या कर रहा हूं और हत्या करना एक अनैतिक कर्म है, और अगर मैं हत्या कर रहा हूं तो मेरी सजा भी, जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि ये गलत चीज है उसके बावजूद उसके द्वारा वो काम कर दिया जाता है तो बड़ा अपराध है। फिर जो मामा शकुनी है उन्होंने पूछा कि भाई युधिष्ठिर तेरे द्वारा ये क्या न्याय किया गया है? चारों ने अपराध एक जैसा किया और सजा तूने अलग अलग दे दी, ये कोई न्याय है क्या? ये तो अन्याय है। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि साहब मेरे लिए समान नहीं है ये चारों। जो शूद्र है उसे पता ही नहीं है, शूद्र का मतलब होता है जिसमें ज्ञान नहीं होता। शूद्र कोई जाति नहीं होती, शूद्र कौन है? ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञान नहीं होने वाले अज्ञानी व्यक्तियों का जो ग्रुप था वो शूद्र हो गए।
तो उनको इसको पता ही नहीं है कि मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है। तो जिस व्यक्ति का पता नहीं है यानी उसका इंटेंशन नहीं था। और लॉ के अंदर दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी को भी सजा देने से पहले दो चीजें ध्यान में दी जाती है। पहला तो होता है मेंस रिया, मेंस रिया, दूसरा होता है एक्टस रियस, रियस। मेंस रिया के अंदर हम लोग दिमाग में पहले भाव बना लेते हैं कि ये अपराध करना है मुझे, यानी आपके दिमाग में इंटेंशन था या नहीं था। तो जो शूद्र का इंटेंशन ही नहीं है उसको मारने का, शूद्र को तो ये पता है कि केवल ठीक है ये मेरे सामने आ रहा है तो एक जानवर को मारा जाता है उस प्रकार से उसे मार दिया, यानी उसमें इंटेलिजेंस की कमी थी, उसमें ज्ञान का अभाव था। तो जिसमें ज्ञान का अभाव है उसे पता नहीं, मतलब उसका अपराध कम है कि मारना इतना बड़ा गलत कार्य है। थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान किसमें था, वेश्य के अंदर था, तो वेश्य को दुगनी सजा दे दी। क्षत्रिय को 16 साल की सजा इसलिए दी गई क्योंकि क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। अब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसको सजा ज्यादा होनी चाहिए, तो उसको 16 साल का कारावास दिया गया। और ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ी सजा दी गई क्योंकि ब्राह्मण को यह पता था कि यह अपराध है, ये अनैतिक है, उसके बावजूद किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध कर देना, पता होने के बाद में अनैतिक कर्म करना और पता होने के बाद में कोई क्राइम कर देना, ये सबसे बड़ा क्राइम होता है, सबसे बड़ा इमोरल एक्ट होता है। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है ये क्राइम नहीं है, ये इमोरल नहीं है, उसका क्राइम इतना बड़ा नहीं है, इसकी इमोरालिटी इतनी बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी इमोरालिटी उसकी होती है जिसे उस इमोरालिटी का नॉलेज होता है, उस इमोरालिटी का ज्ञान होता है। इसलिए ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ी सजा दी गई है। हमारे कुछ ग्रंथ हैं जिनमें हम लोग पढ़ते हैं कि शूद्रों को ज्यादा सजा दी जाती थी, तो कुछ ग्रंथ बोलते हैं कि ब्राह्मण को सबसे बड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ज्ञान आधारित सजा गीता बताती है और जाति आधारित सजा और पुराण जो भी और ग्रंथ हैं वो बताते थे, जैसे कि अलग अलग संहिताएं थी उनके द्वारा बताया गया। तो जो इंटेलिजेंस होती है वो नॉलेज के आधार पे आती है, नॉलेज है उसका इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोगों का इंटेलिजेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, कारण क्या, हमारे को अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ों का इंटरनेशनल रिलेशन, इथिक्स, सबका ज्ञान आ रहा है, फैक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास में, फैक्ट्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है मतलब हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है। जब इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती जा रही है तो हमारा व्यवहार, बिहेवियर भी एज अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस चेंज होता जा रहा है, यानी हमारी बुद्धि के अनुसार वो बदलता जा रहा है, ऐसा हो रहा है। उसके बाद में व्यक्ति के पास में क्या होती है, सेकंड चीज इमोशंस होते हैं। इमोशंस कहाँ पे जन्म लेते हैं, दिमाग में जन्म लेते हैं या हृदय में जन्म लेते हैं? इमोशंस जन्म लेते हैं हार्ट में, कि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी माता पिता से दिल से प्रेम करता हूँ, मैं अपने देश से दिलो जान से प्रेम करता हूँ। दिल मतलब हृदय से। जब कभी भी हमारे इमोशंस आते हैं तो दिमाग के अंदर इमोशंस आते हैं या भाव यहाँ पे उठने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे उठने शुरू हो जाते हैं हमारे भाव में, ठीक है ना, गला यहाँ तक भरने आ जाता है, फिर इमोशनल हम लोग हो जाते हैं। ये इमोशंस जगते हैं हमारे हैं हृदय के अंदर। तो इमोशंस जो पार्ट वाला है वो हमारे को इमोशनल बनाता है। इमोशन के लिए आप में नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान होने की कोई जरूरी नहीं है, आप में कोई बुद्धि है नहीं है, इनका कोई रिलेशन नहीं होता। इमोशन इज अ डिफरेंट थिंग। इमोशंस आते हैं हमारे कोई रिलेशन से, इमोशंस आ जाते हैं किन्हीं घटनाओं से, इमोशंस आ जाते हैं जब हमारे दिमाग या हमारे जो सेंसेस होती है वो कुछ चीज को देख लेती है, देखने के बाद में उसे वो अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा, दोनों ही कंडीशन हो जाती है। अच्छा नहीं लगता तब भी इमोशंस आते हैं और अच्छा लग जाता है तब भी हमारे इमोशंस आते हैं। ऐसा इमोशनल कंडीशन रहती है। जब हम लोग किसी भी प्रिय व्यक्ति से मिलते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, जैसे हमारे घर परिवार से या जिनको भी हम लोग प्रेम करते हैं उनसे मिलते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। जब बिछुड़ते हैं तो रोना, बेटी के द्वारा वेद विदाई के दौरान रोया जाना, इमोशनल हो गई थी वो, तो कारण क्या रहा, उसे अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, दैट इज इमोशंस। ये यानी कि जो उस लड़की के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है एट ए टाइम ऑफ विदाई, वो इमोशनल व्यवहार है। कईयों के द्वारा जोर से रोना जाना, कईयों के द्वारा धीरे धीरे रोया जाना, किसी प्रिय व्यक्ति की डेथ होने पर रोया जाना, ये इमोशंस है। सिलेक्शन होने पर खुश होना, अच्छी खबर सुन के बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के अंदर चले जाना, दैट इज इमोशंस है। कई इमोशंस होते हैं जिनमें हम लोग बोल नहीं पाते,
चुप ही चुप है, बस दांत दबा लेते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब भी हम लोग, ये खुशी के आंसू हैं, दैट इज इमोशन। तो खुशी के आंसू भी एक प्रकार का व्यवहार है। कई बार हम रोने को होते हैं और रोने के दौरान हमारे को फिर भी कोई व्यक्ति डांटता जा रहा है तो हम लोग रो भी नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते, तो इस तरह से और अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते रहते हैं, ऐसा होता है, दैट इज इमोशंस। तो हमारा स्वभाव दिखता है उसके अंदर कि कईयों का स्वभाव होता है वो बोलते नहीं, उनको डांट दिया जाता है वो चुपचाप निकल जाते हैं, फिर 2-2.5 घंटे बाद में वापस आते हैं, आने के बाद में हाँ अब ये बैलेंस रहा, दैट इज इमोशनल कंटेंट। ठीक है, तो ये भावनात्मक पक्ष हो गया हमारा, पहला था ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावनात्मक। तीसरी कंडीशन रहती है हमारी इच्छाओं की। इच्छाएं कैसे जागी, क्योंकि हमारे सेंसेस है, 5 सेंस है हमारे, आंख, नाक, कान, मुंह और बॉडी, यानी हमारी जो स्किन है जो फील लेती है और जो सुनती है, जो देखती है, जो महसूस करती है और जो सूंघती है। ठीक है, ये सब क्या है, सेंसेस है। जब ये सेंसेस है तो ये जब फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करती है तो कुछ चीजें इसे पसंद आ जाती है, पसंद आती है तो प्राप्त करना चाहती है, और जो पसंद नहीं आया तो वो दिल में भी नहीं और दिमाग में भी नहीं, दोनों ही कंडीशन इसके अंदर रहती है। तो यहाँ पे व्यक्ति के द्वारा इन चीजों का वास खुद के अंदर करवाया जाता है। तो वास सबसे ही बना वासना, सेंसुअल डिजायर्स। तो जी हम लोग चाहते हैं कि इन जैसे जी वासना का मतलब होता है एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म बाय द सेंसेस, यानी हमारी इंद्रियों के द्वारा जो अति कर दी जाती है वह वासना होती है। वासना का मतलब केवल शारीरिक सुख ही नहीं है, वासना का मतलब ज्यादा सोना भी है, वासना का मतलब ज्यादा खाना भी है, वासना का मतलब ज्यादा देखना भी है। यानी उन बाहरी चीजों को हम लोग खुद में समा देना चाहते हैं कि ये बस मेरी हो जाए, दैट इज वासना, दैट इज सेंसुअलिटी। इस सेंसुअलिटी या जो वासनात्मक सेंसुअल पार्ट है ये भी हमारे स्वभाव का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ये हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जैसे ज्यादातर हम लोग बिहेवियर देखते हैं, जैसे हमारे सामने खाना आता है, जी रसगुल्ले आ गए, रसगुल्ले आ गए, हमारी क्या जाग गई, वासना जाग गई, सेंसेस जाग गई कि थोड़ा तो चख लूं। भले ही डायबिटीज का कोई मरीज है उसके सामने भी अगर रसगुल्ले रख दिए जाए तो उसकी वासना जाग जाती है। अगर उसके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट उसे भोगने पड़ते हैं, कंट्रोल कर लेता है तो वो वेल एंड गुड होता है। ऐसी कंडीशंस रहती है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्वायर करना, दैट इज वासना। चोरी भी जिस कारण से की जाती है, वासना के कारण। रेप किस लिए किए जाते हैं, वासना के कारण। ज्यादा क्यों खाया जाता है, वासना के कारण। ज्यादा पूरे ही दिन गाने सुनने के अंदर लग रखे हैं, वासना आ रखी है। ज्यादा ही ज्यादा सेंट सूंघ रहे हैं, वो भी ये क्या है, वासना है। ज्यादा सोना वासना है। ये सभी पार्ट क्या है, सेंसेस को खुश करने के लिए जो हमारा काम किया जाता है, दैट इज वासना। क्योंकि हम लोग बाहरी चीजों को अपने आप में वास देना चाहते हैं, उन्हें समा देना चाहते हैं, सेंसेस को हम लोग सुख देना चाहते हैं। तो एक्सट्रीमिज्म ऑफ द सेंसेस, यानी एक्सट्रीम कंफर्ट और एक्सट्रीम प्लेजर टू द सेंसेस, दैट इज वासना। यह भी हमारे स्वभाव का एक पार्ट होता है। ठीक है, हमारी जो सेंसेस होती है उनका काम होता है टू गैदर द इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, and it is a duty of the brain to take the actions, it is a duty of the brain to take the necessary decisions। यानी कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनका काम होता है सूचनाओं को एकत्रित करना और उन सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना, और वो जो पहुंची हुई सूचनाएं हैं उनके आधार पे हमारे बुद्धि द्वारा, हमारे मस्तिष्क द्वारा निर्णय लेना, उसके अनुसार कार्य करने के लिए हमारे बाकी के अंग हैं उनको आदेशित करना, तो भी है भी हमारे स्वभाव का एक हिस्सा होता है। तो व्यक्तिगत स्वभाव के 3 पक्ष बताए हैं प्लूटो ने। कौन कौन से पक्ष बताए हैं, पहला बुद्धि बताया जो कि उसका ज्ञानात्मक पक्ष है, दैट इज नॉलेजेबल एस्पेक्ट। सेकंड वन इज संवेग, दैट इज इमोशनल एस्पेक्ट। थर्ड वन इज इच्छाएं, दैट इज सेंसुअल एस्पेक्ट। ठीक है, अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं। समझ में आया, यानी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिखो, बुद्धि पक्ष का सद्गुण विवेक है। विजडम इज वर्च्यू ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि पक्ष का सद्गुण विवेक है।
जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का समुचित मार्गदर्शन करता है। इट इज ए गाइडिंग कोच। ये गाइड है हमारा। विवेक क्या है? गाइड है एक प्रकार का। यानी हम लोगों के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों को देखा जाता है, अलग अलग हम लोग सर्कमस्टांसेस में, कंडीशंस में पड़ जाते हैं। उस दौरान हमारा जो मार्गदर्शन करने वाला, जो गाइड करने वाला हमें एस्पेक्ट है, वो है विजडम। और विजडम का डेवलपमेंट होता है बुद्धि से, और बुद्धि का विकास होता है ज्ञान से। जब आप में ज्ञान आएगा तो आपकी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का जब विकास होगा तब आप उस बुद्धि में से जब चीजों को प्रोसेस करोगे, जो बेटर थिंग्स है उनको आप अकोमुलेट कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, जो खराब चीजें उन्हें प्रोसेस करके बाहर कर दोगे अपने दिमाग से। तो जो अच्छी अच्छी चीजें डेवलप हुई है आपके बुद्धि के अंदर, वही क्या है? विजडम है। दैट इज विजडम, दैट इज विवेक है। जो अच्छी चीजें हैं वही हमें गाइड कर सकती है, वही हमारी कोच बन सकती है, वही हमारी मार्गदर्शक बन सकती है। बुरी चीजें हमें कुमार्ग पे लेके जाती है, ऑन द बैड पाथ, और जो सही चीजें होती है ऑन द राइट पाथ, हमें सुमार्ग पे लेके जाती है। क्योंकि ज्ञान आधारित ही हम लोगों को ये पता होता है कि कौन सा राइट पाथ है, कौन सा रॉन्ग पाथ है। चपड़ासी भी वही व्यक्ति बनता है, कलेक्टर भी वही व्यक्ति बनता है। दिक्कत आती है केवल ज्ञान की। वहां पे दोनों के द्वारा मेहनत की जाती है। कांस्टेबल ही एक ही व्यक्ति बनता है और आईपीएस भी एक ही व्यक्ति बनता है। दिक्कत कहाँ पे है उसकी? ज्ञान की दिक्कत आ जाती है। किसी को ये पता होता है कि आईपीएस कैसे बना जाता है, किसी को ये पता होता है आईएएस कैसे बना जाता है, तो वो बन जाता है। जिसको पता नहीं होता वो और कोई नौकरी में चला जाता है। इसीलिए हमारे जो आसपास में लोग होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर हमारे को पता होता आरएएस नाम की कोई तैयारी है तो हम लोग भी आरएएस बन जाते उस जमाने के अंदर। इसका तेरे बुआ जी का दिमाग बहुत ज्यादा चलता था। ये जो बुआ जी हैं ये बहुत ज्यादा होशियार थे पढ़ाई के अंदर, पता ही नहीं था। लेकिन उस जमाने में कोई मास्टर की भर्ती भी निकलती है या कोई आरएएस नाम की भी कोई चीज होती है, हम लोग तो समझते थे ये बड़े लोग ही बनते हैं, हमारे जैसे कॉमन लोग नहीं बन सकते। तो आपको पता कब लगता है इन्फॉर्मेशन? जब आप लोग आसपास में घूमते हो, चीजों को जो चरेगा वो, जो फरेगा वो चरेगा। जो फिर चरता कौन है? जो फिरता रहता है। फिरते रहने का मतलब हम लोग जहाँ पे नॉलेज है, जहाँ पे ज्ञान बांटा जा रहा है, वहां तक हम लोग पहुंचे। क्योंकि ज्ञान आपके पास में नहीं आएगा, ज्ञान तक आपको पहुंचना पड़ेगा। कई व्यक्तियों को लगता है कि मेरे पास में ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जैसे कि कईयों को लगता है ऑनलाइन एजुकेशन से ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आ तो जाएगा, ज्ञान आपके मोबाइल तक पहुंच चुका है, ज्ञान आपके डाटा तक पहुंच चुका है। फिर उस मोबाइल डाटा को ऑन करना, फिर उसी साइट को खोलना जिस साइट के अंदर नॉलेज पड़ा है। नॉलेज यानी एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज है, या जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड नॉलेज उस पर्टिकुलर साइट पे पड़ा है। कोई व्यक्ति सोचे मेरे में मोबाइल ले लिया, साथ के अंदर 756 का जो रिचार्ज होता है वो भी करा लिया, अब मेरे पास में ज्ञान आ जाएगा। वैसे ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान, नॉलेज तब आएगा जब आप नॉलेज के पास में पहुंचोगे। नॉलेज कभी भी तब नहीं आएगा जब नॉलेज आपके पास में पहुंचेगा। क्योंकि नॉलेज का एक माध्यम होता है, देयर इज अ मीडियम ऑफ नॉलेज। आजकल नॉलेज जो डिजिटलाइजेशन का युग है उसमें नॉलेज का मीडियम हो चुका है आपका डाटा, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, जो भी आईपैड वगैरह है या कोई भी पैड है, वो आपका क्या हो चुका है? मीडियम हो चुका है। तो पर्टिकुलर जो साइट है, जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को खोला जाएगा तब ही पर्टिकुलर आपको आपके प्रोफेशन के अनुसार नॉलेज मिलेगा। कि मेरा जो स्क्रीन टाइम दिखा रहा है आजकल 9 घंटे 56 मिनट दिखा रहा है, 9 घंटे 56 मिनट तक हम लोगों ने एक बार भी एजुकेशन साइट को नहीं खोला, एक बार भी हमारी प्रोफेशनल साइट को नहीं खोला, और हम लोग कोई और ही साइटों पे लगे हुए हैं। या हमारे द्वारा सारे ही दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो व्हाट्सएप है उस पर काम किया जा रहा है। फिर हम लोग देखें कि मुझे नॉलेज प्राप्त हो गया, नॉलेज नहीं मिलेगा। समझ, नॉलेज के पास में पहुंचना पड़ता है, चाहे क्लासरूम के अंदर हो या फिर अपना जो डाटा है उसको पर्टिकुलर साइट पर खर्च करो, तब नॉलेज मिलता है। ये भी हमें किससे पता लगा? ये हमारी बुद्धि और विवेक का जब डेवलपमेंट हो जाता है तब व्यक्ति उस पर्टिकुलर साइट को खोलता है। जब विवेक का डेवलप नहीं होता तो व्यक्ति दूसरी साइटों पे जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये पता किससे लगा? हमें इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोगों ने रश्मि रथी पढ़ी, रश्मि रथी पढ़ी तो हम लोगों को ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ तो हमारी बुद्धि का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ तो हमारी विजडम डेवलप हो गई, हमारा इंट्यूशन डेवलप हो जाता है। तो ये इसी आधार पे काम करता है।
जो आपका विजडम है, इट कंट्रोल्स द इमोशंस। ये किसको कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल इमोशंस एंड डिजायर्स। ये हमारी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जिस व्यक्ति के अंदर विजडम नहीं होता, वो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पे रो देता है। जैसे ही मैं भी पूछूं कि चेतन कैसा हुआ एग्जाम कल, इतना सा मैंने कह दिया, थोड़ी सी जोरा, चेतन रोने लग गया। ठीक है, चेतन अगले दिन से क्लास में नहीं आएगा कि मेरे से ऐसे कैसे पूछ लिया। यानी आप में डेवलप क्या नहीं है? विजडम डेवलप नहीं है कि कैसा हुआ एग्जाम, तो सब बेहतरीन एग्जाम हुआ है, बेहतरीन पास हो जाओगे, हो जाऊंगा। तो जब एग्जाम खराब हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तैयारी करो। ठीक है, कोई ना, जितनी हमारी कमी रही थी वो कमी पूरी करेंगे, और पूरी करके हम लोग एक दिन पूरी सब्जी की पार्टी दे देंगे जिस दिन पास हो जाएंगे। ठीक है, तब हमारा विजडम डेवलप हो रखा है। मुझे कहा जाए कि क्या नाम, तुझे आईएएस की तैयारी करनी है या आरएएस की तैयारी करनी है, और मैं कहूं कि नहीं, मैं इसकी तैयारी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बुद्ध, यानी कि मैं तो अभी कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेता हूँ एक बार, उसके बाद में इनकी तैयारी करूंगा, मतलब मेरा विजडम डेवलप नहीं है। अगर मेरे पास में रोटी, कपड़ा और मकान, तीन सुविधाएं अगर हमारे पास में है, तो हमारे को हर हाल में बड़ी तैयारी करनी चाहिए, बड़ा बनने का सोचना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास में रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजों की कमी है, उसको एक बार इन पे ध्यान दे देना चाहिए। तो ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास में इन तीनों चीजों की ही उपयोग, ऑलरेडी इनकी अवेलेबिलिटी है। तो रोटी, कपड़ा, मकान की जब अवेलेबिलिटी है, तो व्यक्ति को बड़ा सोचना चाहिए बड़ा बनने के लिए। और बड़ा, बहुत सारे लोग बड़े बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कुछ ही लोग बड़े बनेंगे, बहुत सारे लोग बड़े बन सकते हैं, अलग अलग फील्ड्स के अंदर लोग बड़े बन सकते हैं। हमारे द्वारा सोच लिया जाता है आरएएस की तो 1000 वैकेंसी आएगी, आईएएस की 1000 वैकेंसी आएगी, लाखों लोग तैयारी करते हैं। लाखों लोग तैयारी नहीं करते, कुछ हजारों में लोग ही तैयारी करते हैं वास्तविक, और उन हजारों में से अपने को, हजारों के बीच में हमारा कंपटीशन है, और हजारों में से अपने को एक बनना है। कोई लाखों में एक नहीं बनना, ना करोड़ों में एक बनना, हजारों में एक बनना, इतना सा ही तो हमारा कंपटीशन होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े स्तर पे चले जाते हैं, उतना ही कंपटीशन कम होता जाता है। कंपटीशन है छोटे स्तर पर, जहाँ पे छोटे एग्जाम्स होते हैं, छोटा, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कंपटीशन लोगों का, बड़ी चीजों के लिए कंपटीशन नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, 2-4 नाम लोगों के आते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है। कांग्रेस के अंदर मैक्सिमम 2 जनों के नाम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में 2-3 जनों के नाम आते हैं। कभी देखा? एमएलए बनने के लिए 10-15 जनों के नाम आते हैं। सरपंच के लिए गली गली में सरपंच है, वार्ड पंच तो हर घर में वार्ड पंच का सोचने लग जाता है। तो बड़ा बनने के लिए हमारा कंपटीशन कम होता जाता है। वैसे ही आईएएस बनने के लिए नाम सुनते ही हम लोग आधे तो बैकवर्ड मूवमेंट में चले जाते हैं, आरएएस तुमसे ना हो पाएगा, ये विचार बना लेते हैं हम लोग, यानी कदम पीछे हटा लेते हैं। तो बड़े स्तर पे कंपटीशन नहीं होता। तो जब हमारे पास में ये तीन चीजें हैं, तो हमेशा ही बड़ा बनने की हमारे विचार होने चाहिए। छोटे छोटे जो लालच में व्यक्ति पड़ जाता है, ये समझो कि उसका बड़ा अचीव नहीं हो सकता। तो बड़े अचीवर्स होते हैं वो छोटे छोटे लालच में नहीं पड़ते हैं, उनके द्वारा बहुत सारे लालचों को नकार दिया जाता है। ये लालच भी मुझे नहीं चाहिए, ये लालच भी नहीं चाहिए। जीवन मरण से संबंधित अगर हमारा सवाल शुरू हो जाता है, तब हमारे को उन लालच के, लालच नहीं कहेंगे, फिर वो नेसेसिटी हो जाएगी। लालच अलग होता है, जरूरत अलग हो जाती है, दोनों में डिफरेंस रहता है थोड़ा सा, समझ गए? ये भी कैसे सीखते हैं हम लोग? विवेक से सीखते हैं। विवेक डेवलप होता है, वही व्यक्ति बड़ा बन पाता है। उसमें जरूरी नहीं है उस व्यक्ति ने पढ़ाई की या नहीं की। बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी और वो बड़े बिजनेसमैन है, बड़े राजनेता बने। उनका विवेक डेवलप था, उन्हें पता था किस समय कौन सा स्टेप लेना होता है। तो जो विवेक सद्गुण होता है वो हमारे अंदर चिंतन का विकास करता है, थिंकिंग डेवलप करता है, चिंतन का। व्यक्ति चिंतनशील होता है। ज्यादातर हम लोग हर समय चिंता के अंदर रहते हैं। रोटी की चिंता कि अभी 10 बज गए, रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, 2 बज गए, रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चिंता। ठीक है, आज तो मुझे नींद ही नहीं आई, वो चिंता। आज तो मैं फिल्म ही नहीं देख पाया, वो चिंता। आज तो मेरे अकाउंट के अंदर 50 रुपए बचे हैं, वो चिंता। आज तो बारिश आ गई, मैं बाहर खेलने नहीं जा सका, वो चिंता। चिंताएं हैं। उस दौरान व्यक्ति चिंतन करे कि रोटी को भूल जाएगा व्यक्ति।
जैसे चिंतन करना जिस दिन हम लोग शुरू कर देते हैं उससे बाद में हमारे को भूख लगना कम हो जाती है, जो मिल गया उसी में गुजारा कर लिया। अदरवाइज हमारे को दाल भात मिठाई भी चाहिए, प्रॉपर 3-4 सब्जियां भी चाहिए, फलकियां भी चाहिए, फलकी पे घी भी चाहिए, दही भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, पूरा सजा हुआ थाल चाहिए। हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, ये कंडीशन हमारी आने के लिए आ जाती है। ये कंडीशन आ रही है मतलब हम लोग जी ही खाने के लिए रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि आपका क्या जीवन है, न खाने का सतुना न सोने का सतुना। कई लोगों को बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है उनको कि आपको पता ही नहीं है जीवन, ये कोई जीवन होता है क्या? वो भी तो जीवन, वो सेटिस्फाइड जीवन है। खाने के लिए नहीं आए हम लोग, खाना हमारे पास की मिलता रहे, उससे हमारा जीवन चलता रहे, एक प्रॉपर डाइट रहे हमारा। हर समय हम लोग जब सोचते रहते हैं, दैट इज चिंता। जब हम लोग उसका चिंतन करते हैं कि यार अब मेरी बॉडी को नीड है तो मुझे खा लेना चाहिए, अब मुझे पैसों की जरूरत है तो मुझे ले लेने चाहिए, अब मेरे को जैसे बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है तो एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो वो चिंतन होता है, किस प्रकार से मेरे द्वारा इन चीजों को मैनेज किया जाए, किस प्रकार से मुझे, एक तो है मुझे याद ही नहीं हो रहा कुछ, मेरी पढ़ाई खराब हो गई, दैट इज चिंता। चिंतन होगा कि किस प्रकार से मैं क्या नाम इस पढ़ाई, जो मेरी पढ़ाई खराब हुई है, इसको वापस बैलेंस के अंदर लेके आऊं। मेरे पिछले पेपर में नंबर क्यों कम रह गए थे, दैट इज चिंतन है। मेरे नंबर कम रह गए, ये चिंता है। मेरे नंबर क्यों कम रह गए, सवाल करना, सवाल करने के बाद में हम लोग ये क्यों कम रहे, ये चिंतन है। कौन से तरीके अपनाए जाए ताकि मैं बेहतर नंबर ला सकूं, ये चिंतन है। क्या पढ़ूं और क्या न पढ़ूं, ये चिंतन है। कहां पढ़ूं कहां न पढ़ूं, कब पढ़ूं कब न पढ़ूं, ये चिंतन होता है। इन सवाल जब हमारे दिमाग में आते हैं तो हम लोग चिंतन करते हैं। और जब कि मेरा क्या होगा, मैं 25 साल का हो गया, मैं 28 साल की हो गई, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई, मेरा होगा क्या, दैट इज चिंता होता है। और चिंता से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, चिंतन से ही मिलता है। चिंतन होता है, मनन होता है, तब व्यक्ति के द्वारा गाइडेड वे में काम किया जाता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसका विवेक डेवलप हो चुका है। और जिसका विवेक डेवलप हो चुका है वही चिंतन कर पाएगा, अन्यथा किसी व्यक्ति से चिंतन नहीं हो पाएगा। जिसका विवेक डेवलप है वो दूरदर्शी बन जाता है, फोरसाइट बन जाता है, दूरदर्शिता का विकास होती है, दूरदर्शी का, वो आगे की सोचता है कि आज के 10 साल बाद क्या होगा। जैसे कि मुकेश अंबानी के द्वारा रिलायंस जियो लाया गया तो 2017 के अंदर लॉन्च हुआ, लेकिन उनके द्वारा 8-10 साल पहले ही सोच लिया गया था। ईआरसीपी का अभी हम लोग सोच रहे हैं, ईआरसीपी बन के तैयार होगी 2050 के अंदर, क्योंकि 50 की जो कंडीशन रही उनके पहले, उनके बारे में पहले सोचना, दैट इज दूरदर्शिता। राजस्थान की जो जयपुर मेट्रो है, उस जयपुर मेट्रो के अंदर जब हम लोग बैठ के जाते हैं तो ये खाली चलती है ज्यादातर टाइम। हमारे साथ में जो को पैसेंजर्स होते हैं उनके मैक्सिमम नंबर होते हैं 200 to 300, मैक्सिमम नंबर है, मैक्स टू मैक्स है ये, इससे ज्यादा लोग चलते ही नहीं। क्या हम लोग 200-300 लोगों के लिए मेट्रो चला रहे हैं? नहीं, ये हम लोग भविष्य के लिए मेट्रो चला रहे हैं, ताकि मेट्रो का जो चैनल है, मेट्रो का जो जाल है, ग्रिड डेवलप हो जाए। फिर पूरे जयपुर में जब डेवलप हो जाएगी, एकदम से यहाँ पे जब भार पड़ेगा, ट्रैफिक भार, उस दौरान ये मेट्रो सबको कवर कर लेगी, सबको बैलेंस कर देगी। उस दौरान यहाँ पे एकदम हसल बसल नहीं होगी, दैट इज फोरसाइटेडनेस। किसी गांव के अंदर पानी खत्म होने से पहले वहां पे पानी की व्यवस्था कर लिया जाना, दैट इज फोरसाइटेडनेस। हम लोगों के द्वारा जो अधारणीय विकास किया जाता है, ये फोरसाइटेड नहीं है, ये नैरो माइंडनेस है। हम लोगों के द्वारा जो वाटर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, ओवर अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जाता है, जो भूजल का दोहन करते हैं कि खेत में 5-5 से ट्यूबवेल बना रखी है, ये तो क्या है, नैरो माइंडनेस है कि मैं इन संसाधनों को उपयोग कर लूं। फोरसाइटेडनेस ये है कि मेरे द्वारा जो 5 ट्यूबवेल बनाई गई है उसकी जगह मैं 10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करूं, ताकि दोबारा जो ट्यूबवेल्स हैं उनके द्वारा पानी भर दिया जाए। पानी निकाल रहा हूं उतना वापस भर दूंगा मैं, उतना ही नहीं डबल पानी भरूंगा, मेरे खेत में एक भी बूंद वेस्ट नहीं जाएगी। चाहे वो रेन वाटर जो आया वो ग्राउंड के अंदर रहे, सोइल के अंदर रहे, या एक्वीफर को भरे, हर हाल में वैसा मैं सिस्टम डेवलप कर दूंगा, दैट इज फोरसाइटेडनेस। तो अगर सरकारें फोरसाइट होती है तो राज्य विकास करता है, समाज फोरसाइट होता है तो समाज विकास करता है, और जब व्यक्ति फोरसाइट होता है तो बड़ा अचीवमेंट
करता है। वही लोग बड़े बनते हैं जो फोरसाइट हैं, वही लोग आईएएस और आरएएस की तैयारी करने आते हैं जो दूरदर्शी होते हैं कि भविष्य का जमाना ये रहेगा, आगे वाली पीढ़ियों को मैं एक बेहतर जीवन दे पाऊं। बेहतर जीवन जीने के लिए लोग फोरसाइटेड होते हैं, और जो वर्तमान की जरूरतें हैं उनको पूरा करने वाले होते हैं, उनका जीवन तो जीवन है, जो चल रहा है चलता रहेगा। उनका जीवन बस रोटी कपड़ा मकान और जो बेसिक नीड्स हैं उन पे ही खत्म हो जाता है। फोरसाइटेडनेस अपने को बड़ा बनाती है। ये फोरसाइटेडनेस का विकास होता है विजडम से। जब हमारे अंदर विवेक विकसित होता है तब हम दूरदर्शी बनते हैं। अंतर्दृष्टि का विकास, इसका इनसाइट, अंतर्दृष्टि का विकास होता है हमारे अंदर, पूर्व दृष्टि का विकास होता है। पहले ही चीजें दिख जाती है कि भविष्य में क्या होने वाला है, कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, कि अगला मौसम कैसा रहेगा, इस बार मेरे खेत के अंदर कितनी मूंगफलियां होनी चाहिए, कितना इस बार मैं सोयाबीन प्रोड्यूस कर लूं। ये पूर्व दृष्टि होती है, दिखने लग जाता है। जैसे लाटना और कूतना, कूतना होता है जैसे कूत लिया जी इस बार हमारे खेत के अंदर 250 क्विंटल मूंगफली होगी, तो पूर्व दृष्टि दिखने लग जाती है। वैसे अपने को जब अनुमान लगने लग जाए, मतलब हम लोग हमारा विवेक डेवलप कर चुके हैं। अपने को लगने लग जाता है कि अब की बार मैं परीक्षा पास कर जाऊंगा, अब की बार मैं टॉप कर जाऊंगा। ये लगना ही अपना क्या है, विवेक का डेवलपमेंट होता है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा बुरा होगा, मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरे से कोई बातचीत नहीं करेगा, घर वाले परेशान होंगे, सबको दुख होगा। दैट इज पूर्व दृष्टि। उस दृष्टि को देखते हुए हमारे द्वारा पढ़ाई किया जाना, कि अब की बार सिलेक्शन दे दूं, मम्मी भी राजी, पापा भी राजी, बुआ जी भी राजी, सारे रिलेटिव भी राजी, सभी लोग मेरा स्टेटस लगाएंगे और फिर सभी बधाइयां देंगे कि हमारे घर में बड़ा आईएएस या आरएएस बना। ये पूर्व दृष्टि होती है, दिख जाना। ये दिखना होता है जिस आधार पर नगर निगम के द्वारा रोडों की सफाई कर दी जाती है, ना जो चौक होकर चाहिए नालियां उनको सही कर दिया जाता है, या किसी नदी के अंदर जो गंदगी है उसको साफ कर दिया जाता है। और जो नगर निगम इनसाइड डेवलप नहीं करते, फोर साइटेड नहीं होते, उनमें इनसाइड का डेवलपमेंट नहीं होता, उनकी जो सड़कें होती है वो नदियां बन जाती हैं और वहां पे छोटे छोटे बांध भी बन जाते हैं गड्ढों के रूप में, उछल उछल के फिर लोग जो मेंढक की तरह यात्राएं करते हैं। दैट इज इनसाइडनेस की लैक होती है, कमी होती है। चुनाव की स्थिरता रहती है, व्यक्ति के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, स्टेबिलिटी आती है। हम लोग बोलते हैं मेरा जीवन स्थिर नहीं है, या कई लोग बोलते हैं कि इसका जीवन स्थिर नहीं है, मेरा जीवन स्थिर नहीं है। स्थिर क्यों नहीं है? विजडम डेवलप नहीं है। जो विजडम डेवलप कर लेता है वो एक ही दिशा में काम करता है, एक ही लक्ष्य को अपना जीवन बना लेता है, दिन रात शाम सुबह सभी उसी लक्ष्य के अंदर डाल देता है। एक दिन में ये काम कर लूं, दूसरे दिन वो काम कर लूं। एक दिन तो मैं तैयारी कर रहा हूं कांस्टेबल की, 2 महीने बाद में आ गई रिट की तैयारी करते हैं, फिर 2 महीने बाद में आ गई फर्स्ट ग्रेड, उसकी तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने बाद के अंदर आरएएस आ गई, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। आरएएस के बाद में पता लगा वो बीच में आईएएस का नोटिफिकेशन भी आ गया, तो आईएएस के नोटिफिकेशन को देखते हुए हम लोगों ने आईएएस का पर्चा भी भर दिया। एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, एनडीए भी चल रहा है हमारा साथ के अंदर, सीडीएस भी चल रहा है। यानी धरती पर जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम मेरे द्वारा दिए जाएंगे, चपरासी से कलेक्टर के सब एग्जाम देना गलत नहीं है, अलग अलग एग्जाम की अलग अलग तैयारी से अलग अलग तरीके से तैयारी करना गलत है। क्योंकि जब हम लोग अलग अलग तरीके से एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोगों के द्वारा एक निश्चित गाइडेड वे में काम नहीं किया जाता, फिर वहां पे हमारी जो सिलेक्शन रेशियो है वो घट जाता है। सिलेक्शन तभी होगा जब एक अनुसार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग मूव ऑन करेंगे। लगातार एक ही तरीके से पढ़ते हुए एक ही किताबों को बार बार पढ़ना, ये चुनाव की स्थिरता दिखाती है। 50 किताबों को एक एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 50 बार पढ़ना। वो कब विकसित होता है? जब हमारा विवेक डेवलप हो जाता है, जब हमारा विजडम डेवलप हो जाता है। अदरवाइज हम लोग आज ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, इसके भी नोट्स पढ़ लूं, उसके भी नोट्स पढ़ लूं। अभी तो थोड़ी सी हिस्ट्री कम रह गई, थोड़ी द वंडर दैट वाज इंडिया, एल बासम तो खत्म हो गए, अब थोड़ा सा हम बनर्जी को पढ़ लेते हैं, बनर्जी के बाद में मुखर्जी को पढ़ लेते हैं, मुखर्जी के बाद में वर्मा को पढ़ लेते हैं, वर्मा के बाद में शर्मा को पढ़ लेते हैं। ये मैं एक्सपर्ट बन जाऊं फिर इतिहास का, फिर मेरे द्वारा बताया जाए कि जो सेंट प्रिस्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की, उनके ढाडी में कितने बाल है, या उनके सर पे
48 बाल है, 50 बाल है, ये मेरे द्वारा गिन लिया जाए। उनके ट्रेफोल के अंदर कितने जैसे कि सर्कल्स बने हुए हैं वो याद कर लूं मैं, उस एक्सट्रीजम पे नहीं जाना होता है हमारे को। विजडम डेवलप होता है, एक ही चीज को बार बार पढ़ता है, उसको ये पता होता है कौन कौन सी चीजें एग्जाम में आती है। हाँ 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 हाँ, ये यूपीएससी का सवाल अपने को पता होता है, क्योंकि जो देखो जो आईएएस और आरएएस बनते हैं उनको काम करने के लिए साथ में एलडीसी भी मिलता है, चपड़ासी भी मिलता है, गार्ड भी मिलता है। तो ये जो बेसिक बेसिक फैक्ट्सुअल चीजें हैं उनको पता होनी चाहिए। फैक्ट्स आरएएस और आईएएस को भी पता होने चाहिए, जो भी दोनों की तैयारी करते हैं। फैक्ट्स का ये फायदा रहता है आपको कोई पागल नहीं बना सकता, अदरवाइज उनके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि साहब दैट मीन्स दैट एंड दैट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो हमारे द्वारा एनालिटिकल डेवलपमेंट भी किया जाना जरूरी होता है और फैक्चुअल डेवलपमेंट भी किया जाना जरूरी होता है। दोनों ही चीजें पता होती है जो बड़ा एग्जाम देते हैं। समझ में आ गया ना? अगर इतने ही ज्यादा डीप सवाल पूछे जाते छोटे एग्जामों के अंदर तो उस व्यक्ति को बड़े स्तर पे बैठाना था। एक जैसे जिले के अंदर बहुत सारे टीचर्स होते हैं, एक जिले के अंदर बहुत सारे कांस्टेबल्स होते हैं, एक जिले के अंदर एसपी एक ही होता है, कलेक्टर एक ही होता है, एक उपखंड के अंदर खूब सारे कांस्टेबल रहेंगे, चपरासी, मास्टर, अलग अलग जो बढ़तियां, पटवारी, ग्राम सेवक, खूब सारे रहेंगे, एसडीएम एक ही रहेगा। तो उस एक को कितनी चीजें पता होनी चाहिए, कितना उसके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए कि इन सब लोगों को उसको समन्वय के साथ में, सामंजस्य के साथ में आगे बढ़ाना है। इन लोगों को भी तो नॉलेज है, इन्होंने भी तो कंपटीशन एग्जाम पास करके अपने आप को वहां पे दर्जा दिलाया है, तो उस स्तर पे उस व्यक्ति को डेवलप होना होता है, तब इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा चीजें आनी जरूरी है। समझ गए? तो हमारे द्वारा चुनाव की स्थिरता, चुनाव की जब व्यक्ति के द्वारा स्थिरता नहीं होती तो उसके द्वारा जीवन में बार बार तलाक लेना, इससे विवाह कर लिया, थोड़े दिन बाद में उससे विवाह कर लिया, उसके बाद में अगले से विवाह कर लिया, ये चुनाव की स्थिरता दिखाती है। प्रोफेशंस को बार बार बदलना, कई बार तो व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि मैं किस प्रकार का ह्यूमर हूं, तो वो ह्यूमर डेवलप कब होगा? जब विवेक डेवलप हो जाता है तो व्यक्ति एक ही कार्य में अपना जीवन खत्म कर देता है, एक ही व्यक्ति के साथ में जीवन बिता देता है। अगर प्रेम है तो एक व्यक्ति काफी है, और प्रेम नहीं है तो कितने ही जीवन में व्यक्ति आ जाए वो ना काफी है। तो ये विवेक से डेवलप होती है ये चीजें। अगर आपका विवेक डेवलप हो चुका है तो आपके लिए एक लिमिटेड जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग एक लिमिटेड किताबें पढ़ने के बावजूद आप सेलेक्ट हो जाओगे। विजडम डेवलप नहीं है तो आप पिछले 15 साल से तैयारी कर रहे हो तो 16वें साल में भी आपकी गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा। ये चुनाव की स्थिरता दिखाती है। समझ में आ गया? ये सब कब होता है डेवलप? जब हमारा विजडम डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आओ, तो विजडम डेवलप कर लिया, क्या है ये? सद्गुण है एक हमारा। सेकंड क्या है? संवेग। जो संवेग होता है वो, संवेग का जो सद्गुण है वो है साहस। करेज इज द वर्च्यू ऑफ इमोशन। करेज जिसमें डेवलप हो जाता है उसे इमोशंस डेवलप होते हैं। करेज कब आता है? कि सब का बदला लेगा, माँ का लेगा, भाई का लेगा, पिता का लेगा, बहन का लेगा, तेरा फेजू सबका बदला लेगा। वो क्या है? इमोशंस। जैसे ही किसी युद्ध के दौरान किसी व्यक्ति का सर कलम कर दिया जाता है उसके बाद में उसके परिवार में इमोशन जाते हैं। जैसे गेम ऑफ थ्रोन के अंदर जब आर्या स्टोक के पिताजी को गुलोटीन कर दिया जाता है, उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, आर्या स्टोक के अंदर बदले के इमोशंस जाग जाते हैं और देन शी बिकम द वॉरियर ऑफ द स्वॉर्ड। वो कटार की धनी बन जाती है। जैसे राजस्थान के अंदर अमर सिंह राठौड़, वैसे ही गेम ऑफ थ्रोन के अंदर कटार की धनी कौन है? आर्या स्टार्क है। तो इमोशंस के आधार पे काम कर रही है कि मेरा जीवन इमोशंस पर है, कि मेरे द्वारा इंतकाम लिया जाएगा, मेरे द्वारा बदला लिया जाएगा। माफ कर देना एक अच्छी बात है, कई बार बदला लेना जरूरी हो जाता है। दैट इज इमोशंस। ये इमोशन के आधार पे व्यक्ति काम करता है। तो जब व्यक्ति में इमोशंस आते हैं तो उसके अंदर साहस आता है कि इस बार बनना है। मेरी बेइज्जती कैसे कर दी आसपास वाले लोगों ने, कैसे मुझे बोल दिया कलेक्टर साहब फेल होते हैं, तो अब कलेक्टर साहब ही बन के आएंगे। कैसे एसडीएम साहब कैसे हो, अब एसडीएम ही बन के आएंगे। दैट इज इमोशन होता है कि मेरे पिताजी की बेइज्जती कर दी,
कि बीच के अंदर ये छोड़िए चली गई, अब सत्तू सत्तू नहीं रहेगा, अब सत्तू सर बनेगा, सतेंद्र सर बन जाएंगे हम लोग। दैट इज क्या है, इमोशंस होते हैं। इमोशंस आता है तो व्यक्ति के अंदर साहस आता है। जब व्यक्ति के अंदर साहस आता है तो व्यक्ति के अंदर डर खत्म होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द करेज इन द ब्रेन और हार्ट लीड्स यू टू फ्री अवे फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फियर्स। जितने भी प्रकार के जो डर होते हैं, ऑल फियर्स हमारे से वास अवे हो जाते हैं, सब दूर भाग जाते हैं। डर का अभाव ही साहस है, डर को दूर करना ही साहस है। डर के आगे जीत है, एक साहस है। तो जो माउंटेन ड्यू पी के जाते हैं वो माउंटेन को पार पाते हैं, फतेह पाते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो बेसिकली जो साहस होता है उसे किसका अंत होता है, डर का अंत होता है। और जब व्यक्ति के अंदर डर का अंत हो जाता है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति कुछ भी तब कर सकता है जब उसकी भावनाएं जागृत हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को जो आगे बढ़ाती है वो भावनाएं बढ़ाती है। कुछ भावनाएं होती है नकारात्मक जो व्यक्ति को रोकती है। तो व्यक्ति जो नेगेटिव टाइप के व्यक्तित्व होते हैं उनकी भावनाएं नकारात्मक होती है। जैसे ही उनको कहा जाता है कि अरे पढ़ाई कर ढंग से, थोड़ी देर अच्छे से पढ़ाई करो, ये क्या नंबर लेके आए, रोना चालू कर दिया और मैं परीक्षा नहीं दूंगी, मेरे से ऐसे कैसे पूछ लिया, मेरे तो ऑलरेडी जीवन में इतने सारे दुख हैं, एक दुख और दे दो, हर समय मुझे डांटते रहते, और पढ़ाई फेल हो गई तो हो गई, अगली बार नहीं दूंगी मैं। दैट इज नकारात्मक इमोशंस रहते हैं। ऐसा हम लोग बार बार देखते हैं बहुत सारे लोगों को जिनमें नेगेटिव इमोशंस होता है, वो अपने आप को रोने की तरफ लेके चले जाते हैं और अपने आप को डीप कुंठाओं में पहुंचा देते हैं, और कुंठा स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ इमोशन। स्ट्रेस में चले जाना, लगातार चिंताएं करना, रोना, खुद की बॉडी को एक्टिवेट ही नहीं कर पाते हैं वो लोग कि मेरी बॉडी मूव ऑन करे, मेरी आंखें लगातार किताबों को देखें, मेरा हाथ पेन पे एक्यूमल लेके आए, स्किल डेवलप करे उसकी, वो काम नहीं कर पाते हैं और वो व्यक्ति अपने आप को दूर कर लेते हैं। दूसरा कौन सा इमोशन, पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन की अब की बार मेरे नंबर इतने ही आए, अब की बार बताता हूँ मैं आरपीएससी को कि मैं हूँ क्या चीज, अब की बार दिखाता हूँ मैं यूपीएससी को कि मैं हूँ क्या चीज। अब की बार सीधा टकराव होगा हमारा, और टकराव होगा एग्जाम के अंदर। अब देखें कितना दम बाज में कातिल के अंदर है। कहते तू मुझे मार देना कि मैं तुझे फतेह कर जाऊंगा। बेहतरीन टाइप के आंसर राइटिंग डेवलप करते हैं हम लोग कि अब के 500 में से 500, अब की बार सिलेक्शन पार, यानी हर हाल में सिलेक्शन लेके ही जाएंगे। दैट इज इमोशन। कि जो इमोशन होते हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि कोई डर नहीं, कि खाना मिला कोई डर नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला, नींद आई नहीं आई तो कोई बात नहीं, नहीं आ रही ना बढ़िया ही बात है, नींद नहीं आ रही तो ये नींद ही तो परेशानी, यानी कि हमारे को नींद नहीं आ रही है। कई बार हमारा नींद भी नहीं आ रही, बॉडी फटीक भी नहीं हो रही, बॉडी लगातार काम कर रही है, गलत काम नहीं है, ये सही है अपने लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को जो रिचार्ज होने के लिए, रीबिल्ड होने के लिए, रीइंस्टॉल होने के लिए कम समय की जरूरत पड़ रही है। जिसकी बॉडी को रिबूट होने के लिए, रीइंस्टॉल होने के लिए, रीसेट होने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगे, मतलब उसके साथ में दिक्कत है। क्योंकि जब हम लोग हमारे फोन को रीसेट करते हैं, जिनके फोन में कम टाइम लगता है, मतलब इसका डाटा बेहतरीन काम कर रहा है, इसके यहाँ पे जो नेटवर्क की स्पीड है वो बेहतर आ रही है और कम समय में वो वापस रिबूट हो गया। और जिनमें ज्यादा टाइम लगता है, मतलब ये गोल गोल ही घूम रहा है, गोल गोल लाडू पता सा शक्कर पारा में ही अटका हुआ है। ये ऐसी कंडीशंस आ रही है नहीं आ रही। तो नींद कम आना भी कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि मोदी जी 4 घंटे, योगी जी शायद 3 घंटे, शाहरुख खान 4 घंटे, इतने ही घंटे सोते हैं। कोई उनके साथ में कुछ दिक्कत हुई, रोजाना एक्टिव दिखते हैं अपने को। तो ये इमोशंस आगे बढ़ाते हैं हमारे को। जब व्यक्ति के अंदर इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, एक प्रकार का ये भावनात्मक पक्ष है, उसके अंदर एक तो डेवलप होती है वीरता, क्या डेवलप होती है, करेज। एक डेवलप होता है धैर्य, वीरता और धैर्य, ये है करेज। ये क्या है, ब्रेवरी। करेज का कौन सा पार्ट है, ये ब्रेवरी वाला पार्ट है। और ये धैर्य वाला कौन सा पार्ट, टेम्पटेशन, और टेम्पटेशन क्या, पेशेंस। पेशेंस का भाव है ये दोनों चीजें अलग अलग है। जो वीरता होती है वो सक्रिय साहस होता है, जो दुख की आशंका पर भी अपने कार्य को लगातार बने हुए की बात कहता है। क्या होती है वीरता, ब्रेवरी। ब्रेवरी इज ए एक्टिव करेज,
ये सक्रिय साहस है जो हमारे को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, कि हमारे को ये पता है देयर इज ए सोरो वे अहेड, हमारे जीवन के अंदर आगे दुख है, दुखों के बावजूद मैं आगे बढ़ूंगा। यही तो साहस आता है। क्या है मृत्यु? ये क्या है कि मृत्यु से डरना मतलब दुख, वही तो दुख है कि मेरी डेथ हो जाएगी, मैं दुखी हो रहा हूं। फिर एक व्यक्ति के द्वारा बोल दिया जाना कि क्या है मृत्यु, वो साहस है। जो व्यक्ति जैसे माउंटेनिंग पे जाते हैं उनको ये पता है कि मुझे दुख होगा, सांस लेने के अंदर तकलीफ आएगी, मेरे घुटनों में दर्द होगा, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं है, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे हो सकती है, दुख हो सकते हैं जीवन के अंदर। बावजूद उस व्यक्ति के अमरनाथ यात्रा पे जाना, केदारनाथ यात्रा पे जाना या कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाना उस व्यक्ति का साहस दिखाता है ये। क्योंकि दुख है हमारे द्वारा, हमें पता है कि क्लास में आएंगे लगातार 2 घंटे तक हमें बैठे रहना है, फिर छुट्टी के बाद में वापस 2 घंटे, फिर छुट्टी के बाद में वापस 2 घंटे तक बैठे, यानी हमारे दुख होगा, शरीर भी दुखेगा, दिमाग भी बाहर जाने की कोशिश करेगा, दुखी है पता है हमारे को, बावजूद उसके हमारे द्वारा उस रास्ते को नहीं छोड़ना। वी आर नॉट डिविएटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पाथ, फ्रॉम द अवर ड्यूटी पाथ, हमारे कर्तव्य मार्ग से हम भ्रष्ट नहीं हो रहे। ये साहस होता है। सैनिक को पता है कि आगे मेरी मृत्यु खड़ी है, बावजूद उस सैनिक के द्वारा आगे बढ़ते जाना, ये साहस होता है। आ बेल मुझे मार, एक तो ये कंडीशन होती है। एक हम लोग जल्लीकट्टू के अंदर जाए, बेल के सामने बढ़ जाएंगे कि बेल के गले के अंदर जो लगा हुआ है उसको बाहर निकाल के लेके आएंगे। स्पेन के अंदर जो बुल रेस है उसमें भाग लेंगे, साहस है। बाइक रेसिंग के अंदर जाना, पता है कि हम लोग जब 200-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन उस रेस के अंदर भाग लेना। हॉर्स राइडिंग में भाग लेना, पता है कि घोड़ा बहुत ज्यादा स्पीड से जोड़ रहा है और हमारे को उसी स्पीड पे बैठना भी नहीं है, खड़े खड़े ही हमारे को दौड़ लगानी है झुके हुए, हम गिर भी सकते हैं, गिर गए तो मौत भी हो सकती है, बावजूद उससे हमारे को दौड़ लगाना घोड़े पर। ये क्या है? साहस। कि दुख आ सकता है जीवन में, बावजूद इसे दुख की एप्रीहेंशन, देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ सोरोज, उसके बावजूद, आशंका के बावजूद लगे रहना, यह साहस होता है। साहस का मतलब ये नहीं होता जिसे भी लड़ जाना, लड़ जाने के दौरान ये उसमें एक 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर। एक तो लड़ जाना कि अगले को अपने को खत्म करना है या अगले को अपने को हराना है, वो लड़ जाना साहस है। कि लड़ाई के दौरान हम भी तो हार सकते हैं, लड़ाई के दौरान हमारी भी तो डेथ हो सकती है, ये साहस होता है। समझ में आया? साहस का दूसरा पार्ट होता है, ये तो क्या कॉन्शियस पार्ट है, दूसरा होता है धैर्य, पेशेंस। ये डोरमेंट करेज है। कौन सा करेज? निष्क्रिय, डोरमेंट करेज। निष्क्रिय साहस होता है। निष्क्रिय साहस के अंदर क्या होता है जी, जो अनिवार्य कष्ट है, कि हमें पता है कि दीज सोरोज आर इनएविटेबल, अनिवार्य है, वो मेरे जीवन में आके ही रहेंगे, उसके बावजूद उस पर डटे रहना। तो बेसिकली साहस क्या? डटे रहना, यह मंजिल का इशारा, डटे रहना, कि छोड़ेंगे नहीं, डटे रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दैट इज साहस। धैर्य, साहस के अंदर तो ज्यादा दुख आएंगे उसके बावजूद में उस कार्य में लगे रहना। धैर्य के अंदर यह है कि ये दुख अवश्यंभावी है, इनविटेबल है, नेसेसरी है, हर हाल में आने ही है, उसके बावजूद मैं इस पर रिएक्शन नहीं दूंगा और बिना रिएक्शन दिए ही मैं यहाँ पे डटा रहूंगा अपने मार्ग पे, दैट इज धैर्य है, पेशेंस है। पेशेंस किनमें था? पांडवों के अंदर पेशेंस था। पांडवों में कोई बहादुरी की कमी नहीं थी। जैसे ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस दौरान भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगाओं को उसी दौरान फाड़ दिया जा सकता था, अर्जुन अकेला ही सबको हरा सकता था, बावजूद उससे उन्होंने धैर्य दिखाया कि हम लोग इस युद्ध खेल के अंदर हारे हैं तो हमें जो भी 12 वर्ष प्लस 1 वर्ष का जो बदमाश है वो भोगना ही पड़ेगा, हर वो धैर्य दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बांधने आता है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी तुम्हें अगर बाधा हो दे दो सिर्फ 5 गांव, यानी कि उसके बाद के अंदर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। यानी भगवान श्री कृष्ण को वो बांधने आ रहा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस पूरी की पूरी सभा को जस्ट कुछ ही पलों के अंदर खत्म किया जा सकता था, इन्हें विद इन अ सेकेंड। कृष्ण के लिए बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन वो पेशेंस बने रहे, क्योंकि वो एक मानव अवतार के अंदर है। ही वाज इनकारनेशन ऑफ विष्णु इन अ ह्यूमन फॉर्म। मानव रूप में आए तो वहां पे अगर वो देवीय शक्तियां दिखाएंगे तो फिर देवताओं पे हमारा विश्वास, भगवान पे विश्वास खत्म हो जाएगा,
क्योंकि ये तो अनइक्वल लड़ाई होगी, क्योंकि भगवान की और मानव की लड़ाई है, तो हमेशा हारेगा कौन? मानव। तो उन्होंने पेशेंस दिखाया कि तू बांध ले, दुर्योधन बांध मुझे, कि बांध ले तू, कि कितनी ताकत है वो देखता हूं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पेशेंस दिखाया जाना पूरे युद्ध के दौरान। एक बार वो पेशेंस खोने चले जाते हैं, उस दौरान सभी लोग उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं, फिर उनके द्वारा यार पेशेंस होना है मुझे, तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये चक्कर उठा के भीष्म पितामह को मैं मारने जा रहा हूँ। वो पेशेंस उनका डिटेच्ड एंगर था, वो उनके द्वारा ये भी क्या है, एक कला थी, डिटेच्ड एंगर कहेंगे उसे, कि गुस्सा तो हुआ लेकिन उनको दिखाने के लिए कि आप थोड़े से शांत हो जाओ भीष्म पितामह, अदरवाइज भीष्म पितामह अर्जुन को मार देते। तो एंगर हुए, वापस पेशेंट हो गए, वापस आ गए। श्री राम के द्वारा पेशेंस दिखाया जाना, कि जब उनकी माता कैकेयी के द्वारा कहा जाता है कि राम तुझे 14 वर्ष के वनवास पे जाना होगा, अगले दिन वो राजा युवराज घोषित होने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, उसी दिन हमारे को कह दिया जाए कि तुझे 14 वर्ष के वनवास में अंदर जाना है, और उसको हंसी हंसी एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज पेशेंस होता है, धैर्य। कि ये जो दुख है वो इनविटेबल है, ये अनिवार्य दुख है, इनको टाल नहीं सकता है कोई भी, फिर भी हम लोगों को उस पर बने रहना होता है, ये पेशेंस होता है। हमारे को पेशेंस ही तो नहीं है, तभी तो हम लोगों के द्वारा किसी भी कार्य में संलग्न हो जाते हैं हम लोग। पेशेंस होता है वो बड़ा व्यक्ति बनता है, पेशेंस नहीं होता वो छोटे छोटे अंदर चीजों में खुश हो जाता है। पेशेंस होता है उससे वो बड़ा बिजनेसमैन भी बनता है, बड़ा राजनेता भी बनता है। जैसे भी राहुल गांधी ने एक भाषण दिया, उस भाषण के अंदर कहा कि मुझे जब ईडी ने पूछा कि आप में इतना पेशेंस कहाँ से है, उन्होंने कहा कि मैं 2004 से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। ये देखो हमारे सचिन पायलट जी। यानी व्यक्ति में जब पेशेंस रहता है तो बड़ा पद अचीव कर ही लेता है। कई बार हमारे रहता है कि क्या नाम, मैं जल्दी जल्दी पालूं, जल्दी जल्दी पालूं। जल्दी का काम बुरा काम होता है, शैतान का काम होता है, सहज बचे सो मीठा हो। ठीक है, तो पेशेंस एक प्रकार का अनिवार्य दुख है, और साहस एक प्रकार का दुख है, उस दुख के बावजूद उस मार्ग पे चलना वो साहस होता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी में संयम था, गौरी तो फिर गौरी साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना भी हुई। नेक्स्ट लिखो, इच्छा का सद्गुण। पहला सद्गुण तो जिसका था बुद्धि का सद्गुण, सेकंड वन किसका था, साहस का सद्गुण, तीसरा जिसका था डिजायर्स का, इच्छाओं का सद्गुण। इच्छा का सद्गुण क्या है, संयम, यानी डिजायर्स, द वर्च्यू ऑफ डिजायर्स क्या है, टेम्परेंस या पेशेंस भी बोल देंगे इसे, टेम्परेंस या पेशेंस कहा जाएगा, जो वासनाओं पर उचित नियंत्रण करता है, विच कंट्रोल्स आवर सेंसुअल थिंग्स, यानी सेंसेस, विच कंट्रोल आवर सेंसेस। जो संयम होता है वही हमारी वासनाओं को नियंत्रित करता है, वही हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारी जो सेंसेस है वही तो इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, तो अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, तो इच्छाएं भी अनलिमिटेड है। कोई व्यक्ति बोल सकता है मेरी इच्छाएं तो लिमिटेड है, नहीं बोल सकता। जैसे ही सेंस ने देखा उसी दौरान इच्छा जागृत होती है। ये क्या होता है, इन जो हमारी इंद्रियां हैं इनकी एक कमाल है, ये जिस चीज को भी देखती है इसकी चाहती है, इसकी चाहत होने लग जाती है, पाऊं मैं, पाऊं मैं, पाऊं मैं, ये इससे दूर हो जाऊं मैं, दूर हो जाऊं मैं, दूर हो जाऊं। न्यूट्रल वे कभी भी नहीं रखती है हमारी सेंसेस, ये कंडीशन रहती है। जैसे मिठाई की दुकान पे हम लोग जाते हैं, एक तो हमारा लक्ष्य रहता है कि सीधा का सीधा काजू कतली की दुकान, उस पर दिमाग रहेगा, तो बाकी की मिठाइयां हमें दिखेगी भी नहीं। सीधा काजू कतली लिया हम लोग और बिना देखे साइडों के अंदर सीधा का सीधा आ गए घर पे, ये काजू कतली मंगाई थी। दूसरा व्यक्ति क्या होता है जी, वहां पे देखता है पूरा की पूरी नजरें दौड़ाएगा, नजरें दौड़ाएगा तो उसको अलग अलग चीजें दिखाई देगी, बादाम कतली भी दिखाई देगी, अखरोट रस मलाई भी दिखाई देगा उससे, काजू कतली भी, रसगुल्ले भी, कचौरी तो खा ही लेता हूँ क्या फर्क पड़ता है, नहीं है क्या, मम्मी ने एक्स्ट्रा पैसे दिए, एक काम करो भाई साहब कचौरी दे दो। कचौरी खाते ही फिर राज कचौरी भी होती है, अरे आपके यहाँ पे आलू की टिक्की भी मिलती है, एक काम करो आप ये मिठाई भी दे दो, ये मिठाई भी दे दो, थोड़ी 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 सब चखना चाहता है। उससे डर लगा रहता है मैं काजू कतली लूं, यानी उससे कंफ्यूजन आ जाता है, काजू कतली लूं मैं बादाम कतली लूं, इसमें कंफ्यूज हो जाता है जब व्यक्ति ज्यादा चीजों को देखता है, ऐसी कंडीशंस आती है। क्योंकि सेंसेस जितनी ज्यादा देखेगी उतना ही ज्यादा उसके द्वारा उनका भोग करने की इच्छा आती है।
क्या किसी व्यक्ति ने अपना पूरा दिन एक ही रील पे गुजारा? नहीं गुजारते हम पूरा दिन, लगातार स्क्रॉलिंग चलती जाती है। 100, 200, 300, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कुछ की 10 की कैपेसिटी होती है, 10 के बाद में वो नहीं देखते कि 1, 2, 3, 4, 5 जो 10 शुरू में दिख जाएगी वही देखूंगा, उसके बाद नई चीज नहीं देखूंगा। कुछ की कैपेसिटी हजारों में होती है, लगातार चल रहा है, फिर उसमें आ जाता है 90% डाटा खत्म, 100% डाटा खत्म, फिर दोबारा रिचार्ज कर लेते हैं वो 21 रुपए का, 11 रुपए का, 61 रुपए का, या वाईफाई की तलाश में इधर उधर चले जाते हैं। हजारों की संख्या में रील देखना, ये क्या है? वासना है एक प्रकार की। यानी हमारी सेंसेस जितनी चीजें देखती जाएगी उतना ही हम लोग उसे भोग करने का, आंखों के द्वारा भोग करने की इच्छा होती है हमारी। बार बार गाने सुनना अलग अलग प्रकार के, एक गाने पे हमारा दिमाग ही नहीं टिक रहा कि हनुमान चालीसा लगा दिया, कि कर मैदान पता लगा दिया, ठीक है, लक्ष्य का लगा दिया, उस गाने पे हमारा दिमाग नहीं है, और गाने सुनो, फिर हम कंफ्यूजन में, दुख हो रहा है हमारे को। कई बार गाने सुनते टाइम ही हम दुखी है कि यार वो गाना क्यों नहीं आ रहा जो मैं गाना चाह रहा हूं, ठीक है। ऐसी कंडीशन रहती है हमारे द्वारा कि अलग अलग, कि यार अब मैं पॉप पे चला गया, थोड़ी देर बाद पंजाबी पे चला गया, थोड़ी देर बाद जाज वाले सुन रहा हूं मैं, हॉलीवुड के गाने सुना दो, ब्रिटनी स्पीयर्स को सुन लिया, मन नहीं भरा, बोयंसी को सुन लिया, नहीं भरा, अभी तक नया कक्कड़ को सुनेंगे, उसमें भी जसलीन रॉयल के पास में चले गए। उसके बाद मैंने सुखविंदर सिंह तो सुनेंगे ही हर हाल में, कैलाश खेर को सुनेंगे, नहीं इनमें भी मजा नहीं आया, अब तो लता मंगेशकर को सुनेंगे, फिर भी कंफ्यूजन है, साइड में कुछ नहीं सुनूंगा मैं, ये कंडीशंस रह जाती है। ऐसा होता है हमारे द्वारा है। फिर रानू मंडल को सुनेंगे, रानू मंडल को सुनने के बाद में किसी को ही नहीं सुनेंगे, हमारे द्वारा बंद कर दिया जाता है, ठीक है जी, बस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ब्याह शादी के दौरान हमारी नजरें रहती है अलग अलग सब चीजों को भोगने की, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार से हम लोग आंखें दौड़ा रहे हैं, कान दौड़ा रहे हैं, जीभ दौड़ा रहे हैं, सारा का सारा हमारा एक सिस्टम काम करता होता है, ठीक है। दैट इज क्या है? सेंसेज अनकंट्रोलेबल है, सेंसेज को कंट्रोल करना ही संयम है, दैट इज पेशेंस है, क्योंकि सेंसेस गैदर अनलिमिटेड इंफॉर्मेशंस, इनफाइनाइट इंफॉर्मेशंस लेती है, तो इनफाइनाइट डिजायर्स भी जन्म लेती है कि हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इतना निकले कि बहुत निकले, ठीक है। ये हमारे सेंसेस के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो जब हमारा इच्छा का जो सद्गुण है वो है संयम, जब हमें टेम्परेंस, पेशेंस डेवलप हो जाता है तो हम लोग इच्छाओं को नियंत्रित कर देते हैं, फिर हम लोग सीधा जाते हैं विवाह के अंदर, सीधा काट देते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, मिलने के बाद में सीधा दाल और रोटी जहाँ पे अवेलेबल है वो लेते हैं कि साहब थोड़ी सी दाल दे दो, लूक की रोटी देना, थोड़ा सा सेक दो इसको, ठीक है ना। सेकने के बाद में 2 काजू कतली लेते हैं, रस मलाई तो वो ले लेते हैं और वापस आ जाते हैं, क्यों? संयम है वहां पे। ज्यादा खाऊंगा, खाना तो फ्री का है लेकिन पेट मेरा है, ठीक है, दिक्कत मुझे ही होगी, तो वो संयम दुख नहीं देता है। एक गाना सुनूंगा मैं रोज का, एक फिल्म देखूंगा मैं रोज का, एक फिल्म से मन नहीं भरा दूसरी भी आने दो, नहीं है क्या? गेम ऑफ थ्रोन का एक ही एपिसोड देखूंगा, एक एपिसोड से तो मन नहीं भरा तो नेक्स्ट, ठीक है। एक ही दिन के अंदर मेरे द्वारा पूरी मिर्जापुर देख ली जाएगी, एक ही दिन के अंदर आश्रम सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए, रात को 12 बजे रिलीज हुई है, 3-4 बजे तक खत्म करूं, खत्म नहीं करूंगा अगले दिन क्लास, मुझे नहीं पता क्लास है या नहीं है, अगले दिन कोई ड्यूटी जाना मुझे नहीं पता है मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन मैं खत्म इसे आज ही करूंगा। इसलिए ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब मनी हिस्ट रिलीज हुई थी तो छुट्टी कर दी थी उन्होंने कि मनी हिस्ट देखने तो पक्का देखेंगे रात को, अगले दिन ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, ऑफिस में आके बेहतर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो जो प्राइवेट सेक्टर के कई सारे कॉर्पोरेट हाउसेस थे उन्होंने छुट्टी कर दी थी मनी हिस्ट को। स्पेन में छुट्टी रही थी, इटली में छुट्टी रही थी, इंडिया में बहुत सारे लोगों ने छुट्टी करी थी कि देखो तुम रात को पूरी पूरी रात देखो इन्हें, अगले दिन ढंग से सोना और फिर नेक्स्ट डे आके काम कर लेना। तो ये इच्छाएं अनलिमिटेड होती है, संयम रहता है तो हम लोग संयमित तरीके से व्यवहार करते हैं, खाते भी संयमित हैं, सुनते भी संयमित हैं, पहनते भी संयमित हैं, सब कुछ संयमित ही रहता है, व्यवहार भी हमारा संयमित रहता है, ठीक है। संयम इंद्रियों पे बुद्धि का नियंत्रण है। पेशेंस इज अ कंट्रोल ओवर इंटेलिजेंस, पेशेंस इज अ कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस ओवर डिजायर्स। क्या है संयम? कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस ओवर
सेंसेस, यानी हमारी इंद्रियों पे नियंत्रण जरूरी है। इंद्रियां दूत है हमारी बुद्धि की। These are the spies and scouts of our intelligence. इनका काम किसके लिए है? These are means for the intelligence. ये हमारी बुद्धि के लिए काम करती है। बुद्धि के लिए काम करती है तो जिसके लिए जो काम करता है उस पर उसका कंट्रोल भी होना जरूरी होता है। जब आपकी बुद्धि का आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी है, अधीनस्थ कर्मचारी अर्थात जो आपकी इंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल नहीं रहता तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और विवेक भ्रष्ट हो जाता है। और अगर हमारी बुद्धि मास्टर इज इंटेलिजेंस और सर्वेंट इज सेंसेस, तो इंद्रियां हमारी सेवक हैं और बुद्धि हमारी मास्टर है। तो अवर इंटेलिजेंस इज अवर मास्टर, इंटेलिजेंस इज अ मास्टर एंड सेंसेस आर सर्वेंट्स। और जो सेंसेस सर्वेंट के रूप में बेहतर सर्वेंट है और मास्टर के रूप में ये बुरी मास्टर है। बुद्धि मास्टर के रूप में बेहतर मास्टर है और एज ए सर्वेंट वो भ्रष्ट है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा एक बेहतर गुलाम है और एक बुरा मालिक है। वैसे इंद्रियां बेहतर गुलाम है और बुरी मालिक है। तो बुद्धि भ्रष्ट कब नहीं होती? जब इंद्रियां गुलाम रहती है। इंद्रियों को हम लोग गुलाम रखना जरूरी होता है, इंद्रियों को गुलाम होना नहीं होता है। ये डेवलप होता है संयम विकसित करने से। संयम इज अ कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस ओवर सेंसेस। ये प्रलोभनों का प्रतिरोध है। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्पटेशन, रेजिस्टेंस ऑफ टेम्पटेशन। जब हमारे को प्रलोभन दिए जाते हैं, प्रलोभनों से हम लोग झुकते नहीं, दैट इज क्या है? संयम है। अगर व्यक्ति को कहा जाए कि आपको हम इतना दे रहे हैं, ये काम कर लो, आपको हम इतना दे रहे हैं, ये काम कर लो, ठीक है, उसके बावजूद उस व्यक्ति के द्वारा मना कर दिया जाना कि मैं ये काम नहीं करूंगा, संयम है। व्यक्ति जब सरकार की नौकरी लगता है तो बहुत सारे लोग उसे दहेज देने के लिए आते हैं। दहेज बेसिकली क्या है? इलीगल एक्ट है और अनैतिक भी एक्ट भी है। बावजूद उसे प्रलोभन दिए जाते हैं कि साहब आप नौकरीशुदा हो गए, हमारी बेटी भी नौकरी करती है, हमारा बेटा भी नौकरी करता है, आपको इतना दहेज दे दिया जाएगा, बोलो आपकी कीमत। ठीक है, कीमत तो डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, लेकिन उसे अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है कि हमने हमारी बड़ी बेटी को ये फॉर्च्यूनर दी थी, या अपनी बार तो जैसे कि ओडी बड़ी आ रही है थोड़ी सी, ठीक है, इस प्रकार से उनके द्वारा बातें की जाती है, एक प्रकार से प्रलोभन दिए जाते हैं और कि व्यक्ति किसी न किसी हाल में आके हाँ बढ़ दे। कुछ लोग होते हैं वो भर देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं साहब हमें दहेज नहीं लेना, दहेज लेना और देना दोनों ही अनैतिक है, एक प्रकार का ये पाप होता है, कमाया सरसी, यानी कमाएंगे तो हम लोग बेहतर पोजीशन पे आ पाएंगे, दूसरे के कमाई पे हम लोग जी नहीं सकते, ऐसा रहता है। फिर सरकार की नौकरी में आप चले गए या आप बेहतर पोजीशन पे हो, आईएएस और आरएएस लगे हो, उस दौरान आपको कहा जाता है कि सर आपके द्वारा अगर ये टेंडर पास कर दिया जाता है तो ये 500 करोड़ का टेंडर है, इस 500 करोड़ के टेंडर में 5 करोड़ आपके प्रति लोभ दिए जाते हैं, आपको टेम्पटेड किया जाता है। अगर आपने उस पर साइन कर दिया तो 5 करोड़ मिल जाएंगे, यानी आप में संयम नहीं था, 5 करोड़ आपको मिल गए, उसके बाद में आप एससीडी के रडार के अंदर आ गए तो आपको जेल में भी रहना पड़ सकता है, आपके समाज में भ्रष्टता भी हो सकती है। दूसरा, आपने कहा कि मुझे 5 करोड़ नहीं चाहिए, एक काम करो ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पूरे के पूरे 500 करोड़ इस रोड में लगने चाहिए, उसमें अगर गड़बड़ आ गई तो तुम मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वहां पे किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखना चाहिए, वहां पे बेहतर तरीके से तुम्हारे द्वारा काम किया जाना चाहिए, तब व्यक्ति बेहतर काम कर पाता है, अदरवाइज वो संयम खो देता है, वो प्रति लोभों में पड़ जाता है, टेम्पटेड किए जाते हैं, अलग अलग सबको पता है सेंसुअल टेम्पटेशन दिया जाता है कि ले तेरे को ले फिल्म देखने चल, एक काम कर मेरी तरफ से फिर ये फिल्म मैं फिल्म दिखा दूंगा, साथ के अंदर कोको कोला भी मैं पिला दूंगा और जो भी वहां पे पॉपकॉर्न वगैरह समोसा जो भी मिलेगा वो सब मेरी तरफ से, तू चल तो शुरू। यानी हम लोग वहां पे लोभ में आ गए, हमें संयम नहीं था, हमने संयम खो दिया। 5 घंटे तक हम लोग फिल्म देखने के, 5 घंटे अगले दिन हमारे को जैसे जो चैप्टर याद करना था वो चैप्टर याद नहीं कर पाए और टाइम बेकार कर दिया, केवल क्या? प्रलोभन के अंदर, मेरे साथ चलेगा तो तुझे मैं शर्ट दिला दूंगा। छोटे छोटे प्रलोभन तो यही होते हैं, मेरे साथ चलेगा तो तुझे मैं मिराज दिला दूंगा, अल्लाह मिराज खा ले। व्यक्ति मिराज के प्रलोभन के अंदर भी
अपना संयम खो देता है। समझ में आ गया? अलग अलग प्रलोभन दिए जाते हैं, पैसों का प्रलोभन हो गया, ठीक है, तो इन प्रलोभनों को जो नकार देता है वो संयमी व्यक्ति है, ठीक है। आत्मत्याग, आत्म संयम इसी के पार्ट हैं। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिनंशिएशन, त्याग कर देना चीजों को, नहीं चाहिए मुझे, मैं संयमी व्यक्ति हूँ। नेक्स्ट, जब क्या होता है कि हम लोगों में ये तीनों गुण विकसित हो गए, कौन कौन से? बुद्धि से विवेक विकसित हो गया, और आपके संवेग से साहस विकसित हो गया, और आपकी इच्छाओं से संयम विकसित हो गया। यानी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से आपने विजडम को डेवलप कर लिया, आपने आपके इमोशन से यानी संवेग से किसको? साहस को विकसित कर लिया। तीसरा क्या है? डिजायर से आपने आपको संयम को विकसित कर लिया। यानी बुद्धि से आपका विजडम डेवलप हुआ, विजडम डेवलप हुआ तो आप में संयम डेवलप हुआ, संयम डेवलप हुआ तो आप में विजडम डेवलप हुआ। संयम से विवेक भी डेवलप होता है, ये रेसिप्रोकल चलते हैं। विजडम डेवलप होता है तो व्यक्ति को पता रहता है कि कौन सी चीज वीरता है, कौन सी चीज धैर्य है, कौन सी चीज दुस्साहस है, कौन सी चीज कायरता है, ये सब चीजें पता रहती है। तो विजडम और ये साहस विकसित होता है तो व्यक्ति का विजडम डेवलप होता है, विवेक डेवलप हो जाता है उसका, क्योंकि साहसी थे भगवान श्री राम, साहसी थे पांडव, तो उनका विवेक भी तो डेवलप था, तो ये रेसिप्रोकली चलते हैं। साहस तो संयम डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो बहादुर है वही संयमी है। भगवान श्री कृष्ण, उनको बांधने की बात चल रही है, बावजूद उसके संयमी बने हुए हैं। वो एक सुदर्शन चक्र चलाए, पूरी की पूरी सभा का सर धड़ से अलग कर दे, संयमी बने हुए हैं। भगवान परशुराम आते हैं और भगवान श्री राम को कहते हैं कि तुमने ये जो शिव धनुष है वो क्यों तोड़ा। उसके उस कंडीशन के अंदर जो लक्ष्मण जी हैं वो असंयमी हो जाते हैं और भगवान परशुराम से मुकाबला करने की बात करते हैं। वहीं पे भगवान श्री राम बोलते हैं कि आप ब्राह्मण देवता है, हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। एक क्षत्रिय का धर्म होता है, जब उसे युद्ध के मैदान के अंदर पुकारा जाए कि युद्ध लड़ मुझसे, तो वो युद्ध लड़ने के लिए आता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या जो भी कोई सम्मानीय व्यक्ति आ जाता है तो उसका सम्मान किया जाना जरूरी है। परशुराम जी उनको गालियां निकाल रहे हैं कि मैंने इतनी बार क्षत्रियों का नाश किया है, अब की बार और कर दूंगा मैं। बावजूद उसके भगवान श्री राम संयमी बने हुए हैं, इनसे मुझे लड़ाई नहीं करनी है। बाद के अंदर उनका हृदय पिघल जाता है और उनको आशीर्वाद देके चले जाते हैं। ये संयम का भाव होता है। कई बार हमारे जैसे एक बार भगवान बुद्ध के सामने एक व्यक्ति आता है और भगवान बुद्ध को गालियां निकालना शुरू कर देता है। भगवान बुद्ध को वो गालियां निकालता जा रहा है और भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। उस व्यक्ति को और ज्यादा गुस्सा है कि मैं इसको गालियां निकाल रहा हूं और ये हंसता जा रहा है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, कोई रिएक्शन तो दें। व्यक्ति जब गाली निकालता है तो उसका या जो भी गुस्सा करता है तो उसका ये इच्छा रहती है कि अगले वाला भी वापस रिएक्शन दे, या चुपचाप यानी चुपचाप बैठ जाए, रोने लग जाए, माफी मांगने लग जाए। जब किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे सामने दुस्साहस किया जा रहा है, गाली निकाली जा रही है या हमारे को गुस्सा किया जा रहा है और हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, उस व्यक्ति का गुस्सा डबल हो जाता है, फिर वो अलग ही कंडीशन में जाता है, फिर वो जी साहब, फिर वो एक इरिटेशन की पोजीशन में पहुंच जाता है। इरिटेशन के बाद में खुद भी हंसने लग जाता है के अंदर वो व्यक्ति की यार हो क्या रहा है ये। उसके बाद में वो शांत हो गया। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि साहब मैं इतनी देर से आपको गालियां निकाल रहा हूँ और आपके द्वारा कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा। भगवान बुद्ध उसे बोलते हैं कि कोई चीज मैं तुम्हें दूं और तुम मुझे मना कर दो तो वो चीज किसकी रही? कि वो तो आपकी रही। वैसे ही तुमने मुझे गालियां दी, मैंने वो एक्सेप्ट नहीं करी, अब किसकी रही? कि वो तो मेरी ही रही। उसी दौरान वो व्यक्ति उनका अनुयायी बन जाता है और बाद में खास अनुयायी बनता है। ठीक है, यह संयम का कमाल होता है। जिसमें संयम होता है उसको बड़े बड़े साम्राज्य मिलते हैं, जिसमें संयम होता है वो बड़ा सक्सेस होता है, जिसमें संयम होता है वही RAS और IAS बनते हैं। फटाफट संयम, जो फटाफट सफलता पाने वाले होते हैं वो एक बार पा सकते हैं, बिना आधार की सफलता होती है। ठीक है ना, द सक्सेस विदाउट बैक। जब हम लोगों में ये सारे के सारे वर्च्यूज विकसित हो जाते हैं तो व्यक्ति में एक कॉमन गुण विकसित होता है। उस व्यक्ति गुण को बोलते हैं जस्टिस, न्याय। न्याय का विकास होता है यहाँ पे। जब न्याय का विकास हो जाता है व्यक्ति के अंदर और जस्टिस डेवलप्ड हो जाता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो वास्तव में न्याय होता है।
न्याय का या जस्टिस का मतलब होता है इक्विटेबल बिहेवियर, हाउ वी बिहेव विथ अवर फेलो बीइंग्स इन अ इक्विटेबल मैनर, इन अ जस्ट मैनर, इन अ ऑनरेबल मैनर। तो जस्टिस वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ वो जस्ट शब्द से हुआ है। जस्ट का मतलब होता है इक्वल, ऑनरेबल यानी बेहतर तरीके से व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करना। एब्सेंस ऑफ इनजस्टिस, एब्सेंस ऑफ इनजस्टिस, अन्याय का अभाव होता है, तब डेवलपमेंट हो पाता है। तो हम लोगों के अंदर ये जब सभी गुण विकसित हो गए तो न्याय विकसित हुआ। जब हम लोगों के अंदर जस्टिस का गुण विकसित होता है तो हमें लव डेवलप होता है, प्रेम का विकास होता है। इसका आपस में प्रेम करो देशवासियों, यानी कि हम लोग दूसरों से घृणा खत्म कर देते हैं, एनिमिटी खत्म हो जाती है और लव एंड अफेक्शन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लव एंड अफेक्शन, तो देश के अंदर अपने को प्रेम को बढ़ाना है, घृणा को बढ़ाना होता है, प्रेम को बढ़ाना। तो जो न्यायी व्यक्ति होता है वो प्रेम को बढ़ावा देते हैं और जो अन्यायी व्यक्ति होते हैं वो घृणा को बढ़ावा देते हैं। जो हिरण्यकश्यपु है वो घृणा को बढ़ावा देंगे, एनिमिटी को बढ़ावा देंगे, और जो प्रेम के प्रतीक है भगवान प्रहलाद वो जनता के अंदर लव एंड अफेक्शन को बढ़ावा देंगे। उसके साथ में एटिकेट्स डेवलप होते हैं, एटिकेट्स डेवलप होते हैं यानी मैनर डेवलप होते हैं। तो जो जस्टिस जो मैनर जानता है कि किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करना, शिष्टाचार, शिष्ट आचरण, कि बेहतर आचरण करूंगा तो अगला भी बेहतर आचरण करेगा। मैनर्स, जैसे कॉमन शब्द होता है तेरे में मैनर्स नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो मैनर्स नहीं होने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति में गुस्सा आना, दूसरे के द्वारा अनवांटेड व्यवहार करना, अनवांटेड बिहेवियर बाय द अनदर पर्सन एंड ऑन द रिएक्शन ऑफ दैट अनवांटेड बिहेवियर बाय सेइंग यू डू नॉट हैव मैनर्स। ये वर्ड क्या है? एटिकेट्स के अगेंस्ट में। जब आप में न्याय आता है तो संयम आता है, संयम आता है तो आपका विजडम डेवलप होता है, विजडम, प्रूडेंस, टेम्पटेशन, ऑल थिंग्स डेवलप इन योरसेल्फ। जब आप में ये सब विकसित हो जाती है तो शिष्टाचार का विकास हो जाता है, हमारा आचरण शिष्ट हो जाता है। शिष्टाचार का आचरण, बड़े मिले तो उनको नमस्कार, ग्रीटिंग कर देना, धोख दे लेना। कोई भी किसी भी मॉल के अंदर हम लोग गए तो गेट खोल रहे हैं तो गेट हम लोग खोल रहे हैं और दूसरा व्यक्ति अंदर आ रहा है तो सिविक सेंस की कमी है उसके अंदर। कोई गेट खोल रहा है तो हम लोग अंदर नहीं घुसेंगे कि पहले आप निकल जाओ फिर मैं अपने खुद ही गेट खोल लूंगा और अंदर चला जाऊंगा। यह शिष्ट आचरण रहता है। बेहतर ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं तो वहां पे सही व्यवहार करेंगे, बहस नहीं करेंगे। बातचीत का जो सबसे गंदा तरीका होता है वो बहस होती है। बहस के अंदर व्यक्ति अपना कंट्रोल खो देता है, वहां पे अपना डोमिनेंस जमाना जाता है। और डोमिनेंस जमाने का तरीका क्या है? इररिलेवेंट फैक्ट्स बोलना और अनवांटेड बातें करना और जोर से बातें करना। ज्ञानी व्यक्तियों, अपने तर्कों से किसी को आकर्षित करो, अपने जो फैक्ट्स हैं आपके अंदर, लॉजिक से अगले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, ना कि अपनी आवाज से अट्रैक्ट करना होता है, ना कि अपने गुस्से से अट्रैक्ट करना होता है। तो ये जो चीजें अगेंस्ट में जाती है तो हमारा आचरण कैसा है? शिष्ट आचरण नहीं है। वी डू नॉट हैव एटिकेट्स, मैनर्स नहीं है हमारे अंदर। और जब हमारे में मैनर्स होते हैं तो हम लोग बेहतर आचरण करते हैं। और जो मैनर्स वाले व्यक्ति होते हैं उनका किसी के साथ में एनिमिटी नहीं होती। कोई लड़ाई झगड़ा होता है मैनर्स वाले का, क्या उसकी समाज के अंदर भर्सना होती है? सब लोगों को पसंद होता है कि यार मैनर्स वाला व्यक्ति है। जब बुआ जी घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि वो मैनर्स वाला हमारा भतीजा कहाँ पर है, वो आके उनके धोख देगा। जिसमें मैनर्स नहीं है वो ये ठीक है, नमस्ते भी नहीं करेगा, चला जाएगा। ये कंडीशन रहती है। तो जस्टिस कौन है? जिसमें शिष्टाचार का विकास हो रखा है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट गुण है सच्चाई, ट्रुथ। ट्रुथ हमारे साथ में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है झूठ बोलने की। और ज्यादातर जो इंडिया के अंदर गरीब लोग सच बोले झूठ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीर लोग सच बोले झूठ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। और गरीब और अमीर हमेशा ज्यादातर सच्चाई ही बोलते हैं। जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वर्ग है उसके द्वारा ज्यादातर झूठ बोला जाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनमें जस्टिस पता ही नहीं है उनको। हर चीज में झूठ बोल देंगे वो। जैसे कि एक तो सैलरी को लिए लेके झूठ बोला जाना। मैं भी आरएस लग रखा हूं, उस दौरान मैं कहूं कि मेरे से कहे कि तो समाज की एक एक्सपेक्टेशन है इनकी 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह रहेगी हर हाल के अंदर। तो मैं कम से कम ये बताऊंगा कि हम प्रोफेशन के अंदर है, हमारी 1 लाख रुपए से ज्यादातर ये द्वारा ऐसा ही बताया जा रहा है। उस दौरान यानी जस्टिस नहीं है। हम लोग एग्जैक्ट बताएं वहां पे कि मेरी इतनी ही सैलरी है, मैं इस कैटेगरी के अंदर आता हूं और इतनी मेरी सैलरी। क्योंकि सैलरी ज्यादा बताकर हमारे द्वारा दूसरे को आकर्षित किया जाता है, प्रभाव डालना।
डोमिनेंस जमाना चाहते हैं हम दूसरे पे कि मेरी इतनी ज्यादा सैलरी, मतलब मैं समाज में इतना बड़ा। हमारे द्वारा गांव के अंदर जमीन ज्यादा बताया जाना, अब जमीन अगला फीता लेके नापने तो जाएगा नहीं, तो व्यक्ति झूठ, उसमें भी झूठ बोल देता है। किसी के पास में जमीन होती है 10 बीघा, बता देता है 50 बीघा। ये झूठ बोलना, डिग्रियों को लेके झूठ बोलना, परसेंटेज को लेके झूठ बोलना, हर बात पे, यानी कि हम लोग रियल इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते। ये जो हमारी आदत होती है, बाद में जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं वहां पे भी यही आदत रहती है। हम एसडीएम लगे, कलेक्टर साहब ने पूछा कि बताओ आज कितनी जगहों पे कैंप लगे, तो हम लोगों ने कैंप तो लगाए 5 जगह पे, कलेक्टर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 15 जगह वो लग गए कैंप। अब उन्हें पता है कि कलेक्टर साहब को मेरे पे विश्वास है, और ये आगे नीचे वालों से और जिसे पूछने से रहे, क्योंकि इनका जो इन्फॉर्मेशन एजेंसी है मैं हूं, तो हम लोग झूठ बोल देते हैं। चिरंजीवी योजना के दौरान इलाज तो हम लोगों ने किया 1,35,600 लोगों का, और डॉक्यूमेंट के अंदर डाल दिया 10,05,635 लोगों का। मिस इन्फॉर्मेशन देना, ये सब ट्रुथ के कारण ही तो आती है। नौकरियां हम लोग दे रहे हैं 50,000 और बताया जा रहा है 1.5 लाख नौकरियां दे दी हम लोगों ने, ये ट्रुथ से दूर जाते हैं। जब व्यक्ति के अंदर ट्रुथ नहीं होती तो उसका वह डेवलपमेंट नहीं हो पाता जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जब हम लोग सच बोलते हैं तो अलग ही प्रकार का हमें कॉन्फिडेंस होता है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि ट्रूथ इज इक्वल टू गॉड, भगवान के बराबर होता है सच। और जिस दिन हम लोग सच बोलना सीख जाते हैं, अभी भी झूठ बोला जाता है, जिस दिन व्यक्ति 99% या 90 से ज्यादा सच बोलने लग जाता है, मोर देन 90%, उस दिन अलग ही प्रकार का उसमें कॉन्फिडेंस रहता है। वो किसी को भी फेस कर सकता है, क्योंकि उसे सच्चाई पता है। एक उसकी ओरिजिनल कंडीशन की सच्चाई पता रहती है उसे, कि मैं वास्तव में हूँ क्या, मैं हु एम आई, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को कितना नॉलेज है, मेरे कितने परसेंटेज हैं, किस प्रकार से मुझे आगे पढ़ाई करनी है। नहीं तो झूठ में ही मेरे परसेंटेज तो 58 बता दिए मैंने 98, तो मैं क्लास में भी पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो 98% वाला है, थोड़ा सा उसको अलग प्रकार का वो डोमिनेंस मिलता है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा तो अल्टीमेट घाटा किसको? खुद को ही घाटा होता है। समाज में जब झूठ होती है कि हम लोग तो इस खानदान से आते हैं, हमारा समाज ही सबसे ज्यादा डेवलप है, तो वो समाज सबसे नीचे की तरफ चला जाता है। जो सोसाइटी सच्चाई पे चलती है, ट्रूथफुलनेस पे चलती है, उस सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है कि हमारे वास्तविक की स्थिति क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्टनेस ऑफ अवर सोसाइटी। हम लोग इतिहास में जी रहे होते हैं तो हम लोग भविष्य गर्त में चला जाता है हमारा। जब वर्तमान में जी रहे होते हैं, इतिहास पे प्राउड कर रहे होते हैं और इतिहास से सीख रहे होते हैं, तब हम लोग भविष्य के अंदर बेहतर अचीवमेंट्स प्राप्त कर पाते हैं। ये दिक्कतें कहाँ पे? जब सच्चाई को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ट्रुथ को नहीं करते। ट्रुथ को कब एक्सेप्ट नहीं करते? जब हम लोग जस्टिस में नहीं होते, न्याय नहीं करते हमारे खुद के साथ में। तो झूठ बोलना दूसरे के साथ में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, झूठ बोलना खुद के साथ में अन्याय है। इट इज इनजस्टिस टू सेल्फ। तो अगले भविष्य के अंदर कभी भी झूठ बोलो तो ये पहले सोचना कि मैं खुद के साथ में अन्याय कर रहा हूं। समझ में आ गया? और ये आदत हमारी बाद में प्रशासन के अंदर भी काम आती है। जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग जाते हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, और जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपने उच्च अधिकारियों को, उसकी पोस्टिंग भी बेहतर रहती है, उसका एकदम सम्मान भी बेहतर रहता है, और एग्जैक्टनेस के कारण वो काम भी बेहतर करता है। तभी तो अपने को ये चीजें सिखाई जा रही है। आया ट्रूथफुल? नेक्स्ट लिखो प्रसन्नता और परोपकार, बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस, परोपकारी बन जाता है व्यक्ति और हमेशा खुश रहता है। परोपकार के अंदर ही खुशी है, तो सेंस ऑफ सर्विस डेवलप हो जाती है हमारे में, जस्टिस डेवलप होता है। और हम लोग जा किसमें रहे? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। हम वहां पे राजा बनने जा रहे हैं, सेवक बनने जा रहे हैं? सेवक बनने जा रहे हैं। हमारा एटीट्यूड अगर वहां पे ये रहेगा कि मैं मास्टर एटीट्यूड से वहां पे जा रहा हूं, यानी कि मैं वहां पे राजा बनूं, सब पे अपनी धौंस दबाऊं, तब हम लोग सेवा भाव से वो काम नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग वहां पे सेंस सर्विस एटीट्यूड से जाते हैं, सेवा भाव से वहां पे जाते हैं, तब हम लोग बेहतर लोक सेवक बनते हैं, बेहतर पब्लिक सर्वेंट बनते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं, ये इस यानी वहां पे लूटने आते हैं कि मेरा खजाना, आपको कहीं का एसडीएम बनाया, कलेक्टर लगा दिया, आपको किसी डिपार्टमेंट का वित्त विभाग का सचिव बना दिया, आपके पास में तो लाखों करोड़ रुपए, और लाखों करोड़ रुपए में से आपने 2-4 करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे कि होता है ना, जैसे जल के अंदर मछली रहती है और वो कब पानी पी जाती है किसी को भी पता नहीं लगता,
वैसे ही जो खजांची होता है वो कितना ही पैसा कहां से वहां से निकाल ले उसका भी पता नहीं लगता। वैसे ही आप राजकोष के अधिकारी हो और आपने कुछ पैसा गबन कर दिया, पता लगेगा? तो ये भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स क्यों है? क्योंकि इनमें बेनिवोलेंस का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है। ये उस जो सरकार का एक्सचेकर है, सरकार का राजकोष है, जनता ने जो टैक्स से चुकाया है, भरा है, उसको अपना खुद का मानते हैं, खुद का मानते हैं, तो उसका उपभोग भी खुद के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो ये भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। भ्रष्टाचारी को फिर जेल भी जाना पड़ सकता है, और जेल जाता है तो फिर जितना भी उसने पैसा किया था इकट्ठा वो सारा निकल लिया जाता है। तो परोपकार का भाव, सेंस ऑफ सर्विस डेवलप होता है जब हम लोगों में जस्टिस डेवलप हो जाता है। और ये जितने भी सद्गुण हैं, इन सद्गुणों को आगे बढ़ाने वाला, द चैरिटियर ऑफ ऑल दीज सद्गुणास इज विजडम। इन सभी सद्गुणों को आगे कौन बढ़ाता है? विजडम आगे बढ़ाता है। विवेक ही इनका रथी है। चैरिटियर कौन है इनका? विवेक। विजडम और जो इंट्यूशन है आपका, प्रूडेंस है, वो इनका चैरिटियर है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर साहस होगा तो जैसे ही मान लो जी पाकिस्तान ने अटैक किया हिंदुस्तान पे, हमारी भारतीय सेना साहसी सेना है, तो वहां पे इनमें मान लो जी साहस है केवल, इनका चैरिटियर विवेक नहीं है, इनका जो रथी है, सारथी, वो साहसी है। तो वो क्या करेंगे? सीधा पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। फिर पाकिस्तान ने क्या कर दिया? बाड़मेर और जोधपुर के अंदर परमाणु बम डाल दिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे, उन्होंने तो 2 सिटीज को खत्म किया, हम लोगों ने पूरा पाकिस्तान ही खत्म कर दिया। यानी पाकिस्तान खत्म, फिर चाइना आएगा हमसे लड़ने के लिए, फिर चाइना आएगा तो अमेरिका हमारी तरफ से आएगा, अमेरिका आएगा तो रसिया दूसरी तरफ से आ जाएगा, रसिया आ गया तो जर्मनी, फ्रांस वगैरह एक साइड से आएंगे। वर्ल्ड वॉर शुरू करवा दिया हम लोगों ने। यानी कि एक अटैक पे हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर की कंडीशन के अंदर ले गया। वो साहसी व्यक्ति कर सकते हैं, केवल साहस होता है वहां पे आपका चैरिटियर। हम लोग रोड से जा रहे हैं, उसी दौरान किसी व्यक्ति के साथ हमारी रोड रेज हो गया, मिस हो गया, उस दौरान हम लोग मैं आराम से इस व्यक्ति को पीट सकता हूं। आपने बाहर निकले, आपके पास गाड़ी में डंडा था, हेलमेट था, अगले का सर फोड़ दिया, साहस दिखाया, सर फोड़ते हैं, यहाँ पे केस दर्ज हो गया, केस दर्ज हो गया तो आप बैठे रहो अंदर, यानी वो प्रोसीडिंग चलती रहेगी। वहां पे संयम डेवलप, वहां पे आपका विवेक डेवलप है। विवेक डेवलप है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे, या उसी पर्टिकुलर एक कंप्लेंट दर्ज कराएंगे कि पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करा दी कि अब इस व्यक्ति के द्वारा मिसहैप की जाती है, तो वो जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां वो देखेगी, उनका काम है। तो जो साहस होता है, अगर विवेक उसका चैरिटियर नहीं है तो दुस्साहस बन जाता है। कई होते हैं ना, मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी को कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे सामने बोल के देखो एक बार, वो साहस नहीं है, दैट इज नॉट अ करेज। वो क्या है? दुस्साहस है। और जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं, जिनमें विजडम डेवलप होता है, वो रियल मायनों में साहसी होते हैं। संयम के अंदर भी क्या होना चाहिए? आपका विवेक, उनका चैरिटियर होना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस है लेकिन विवेक नहीं है, विजडम नहीं है, तो पेशेंस भी काम का नहीं है। आपका फिर शोषण होता है। संयम और शोषण में स्लाइट भी डिफरेंस होता है, एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। संयम एक लिमिटेड मात्रा पे होता है, संयम के दौरान अगर आपका इंट्यूशन डेवलप है, आपका विजडम डेवलप है, तो उस शोषण में बदलने नहीं दोगे संयम को। आप डिमांड करने, तो भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे, वो उनका संयम दिखाता है, पेशेंस दिखाता है। 14 साल जैसे ही कंप्लीट हुए, दिवाली मनाने के लिए अयोध्या आ गए, और अयोध्या जैसे ही आए, जैसे जी खड़ाऊ लेके कौन तैयार थे? भरत जी तैयार हैं कि अब मैं शासन करूंगा, राम राज्य की स्थापना करूंगा। पांडवों में संयम था तो 13 वर्ष का वनवास किया, 1 वर्ष का अज्ञातवास कर लेते हैं, 12+1। जैसे 13 वर्ष कंप्लीट होते हैं, वापिस हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं, तो दे दो, आधा राज्य दे दो, न्याय कर दो तो आधा दो, नहीं 5 गांव तो दे दो। यानी वो शोषण से बचाना चाहते हैं वहां पे, क्योंकि उनका विवेक डेवलप है, विजडम डेवलप है। और संयम और शोषण के अंदर कितना सा डिफरेंस होता है? बीच के अंदर स्लाइड भी डिफरेंस। आपका ये तो संयम है, दैट इज पेशेंस, बीच में विजडम है, और इधर क्या है? शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन है। जब व्यक्ति के अंदर विजडम डेवलप है तो वो पेशेंस काम की है, विजडम डेवलप नहीं है तो संयम के नाम पे उसका शोषण शुरू हो जाता है। आ गया समझ में? ये कंडीशन इसमें रहती है। इसीलिए विजडम को क्या बनाया है? चैरिटियर बनाया है, कि सभी जितने भी सद्गुण है, चारों सद्गुण कौन कौन से? पहला सद्गुण विजडम, कार्डिनल वर्च्यूज, विजडम, विजडम के बाद में करेज, करेज के बाद में पेशेंस, पेशेंस के बाद में जस्टिस। इन सबको आगे बढ़ाता कौन है?
विजडम बताता है। ये 4 घोड़े होते हैं, इन घोड़ों को लीड करता है विजडम। दिस इज द कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ प्लेटो। ये प्लेटो ने सिद्धांत दिया था। आ गया समझ में? ये प्लेटो का सिद्धांत है। अब जस्टिस आ गया, जस्टिस का कल देखते हैं। जस्टिस ऑफ प्लेटो, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, ये कल देखेंगे।